इंडिपेंडेंट इवेंट्स पे ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, आप मेरा प्रीवियस वीडियो चेक कर सकते हैं। बहुत अच्छे से मैंने आपको क्लियर किया था इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या हैं एंड सो ऑन। अगर आपको याद आ रहा हो जहां से हमने प्रीवियस लेक्चर में छोड़ा था, बिल्कुल वहीं से हम लोग आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तो मैं बार बार चीजें रिवाइज नहीं कराऊंगा आपको, ठीक है? ओके, बट सिर्फ एक छोटी सी बात बता देता हूँ। दो इवेंट्स ए और बी हैं, वो इंडिपेंडेंट कब होंगे भाई? जब ए के होने या ना होने से बी पे कोई इफेक्ट ना है, बी के होने या ना होने से ए पे कोई इफेक्ट ना है। इफेक्ट मतलब प्रोबेबिलिटी चेंज नहीं होनी चाहिए, ठीक है? अच्छा, और उसके बाद फिर मैथमेटिकली कैसे प्रूव करते थे? दो इवेंट्स इंडिपेंडेंट मैथमेटिकली कैसे करते थे भाई? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मस्ट बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अगर आप ये चीज ला पा रहे हैं तो दोनों इवेंट इंडिपेंडेंट है, अगर आप ये चीज नहीं ला पा रहे तो दोनों इवेंट्स इंडिपेंडेंट नहीं है। आपको याद होगा मैंने इफ एंड ओनली इफ करके ढंग से समझाया था आपको, ठीक है? अगर आपको फिर भी जरा सा डाउट है तो वही बात है भाई, ना ना करते करते मैं बोलता जाता हूँ, है ना? तो एक बार बस फटाफट से आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, मैंने आपको ये समझाया था, है ना? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और या फिर आप ऐसे बोल सकते थे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, है ना? ए बी बोलो या बी ए बोलो, इट हार्डली मैटर्स, में तो बकवास बात है, आपको पता होगा। इफ एंड ओनली इफ करके मैंने आपको समझाया था, बार बार बोल रहा हूँ। अगर आप ये मैथमेटिकली ये बात प्रूव कर गए तो आप समझ लेना दो इवेंट्स इंडिपेंडेंट है, अदरवाइज वो नहीं है, ठीक है? और कॉमन सेंस से करना है तो ऐसे देखना भाई, ए के होने ना होने से बी पे कोई इफेक्ट नहीं है, बी के होने ना होने से ए पे कोई इफेक्ट नहीं है, ठीक है? चलो, मैंने काफी अच्छे से आपको क्लियर कर दिया है ना? अब हम आते हैं सीधा जहां पे हमने प्रीवियस लेक्चर में छोड़ा था, वहीं से अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे, ठीक है? वैसे आप याद करो, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको ये समझाया था, अगर x और y इंडिपेंडेंट है तो x और y कॉम्प्लीमेंट भी इंडिपेंडेंट होंगे, y और x कॉम्प्लीमेंट भी इंडिपेंडेंट होंगे, x कॉम्प्लीमेंट और y कॉम्प्लीमेंट भी आपस में इंडिपेंडेंट होंगे। इंट्यूटिव प्रूफ मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में दिया था, बार बार नहीं दूंगा। इस बार हम इस लेक्चर में मैथमेटिकल प्रूफ करेंगे। तो ये मैंने क्वेश्चन दे रखे आपको कि इफ a एंड b आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर आल्सो इंडिपेंडेंट? a एंड b कॉम्प्लीमेंट, a कॉम्प्लीमेंट एंड b, a कॉम्प्लीमेंट एंड b कॉम्प्लीमेंट। तो अभी मैं आपको अभी बता के ही आया हूं, है ना? ये बिल्कुल ठीक है, तीनों ऑप्शन ठीक है। प्रूफ करना है तो मैं फटाफट से आपको प्रूफ दिखाता हूँ। देखो भाई, ए और बी कॉम्प्लीमेंट कैसे प्रूव करेंगे कि दोनों इंडिपेंडेंट है? बहुत सिंपल है। तो हमारे को क्या करना होगा भाई, ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या दिखाना होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है? कॉम्प्लीमेंट बोलो बार बोलो एक ही बात है, तो आप समझते होगे। हाँ जी, तो कैसे करेंगे इस चीज को प्रूव? देखो बहुत सिंपल है। तो ऐसे तो मैं डायरेक्टली तो नहीं कर पाऊंगा, है ना? तो किसी तरीके से मेरे को खोलना पड़ेगा। तो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को मैं क्या लिख सकता हूँ? ये चीज अब मेरे दिमाग में क्वेश्चन आएगा। अगर मैं ये चीज लिखने में कामयाब हो गया, कुछ कुछ तरीके से मैंने कुछ चेंजेस कर लिए, तो मैं बता दूंगा कि ये दोनों इंडिपेंडेंट है, मतलब हम यहाँ तक पहुंच पाएंगे। समझ पा रहे हो? देखो, यहाँ से यहाँ पहुंचना है भाई, ठीक है? ध्यान से देखो भाई, ठीक है? यहाँ से यहाँ पहुंचना है आपको। तो यहाँ से अगर यहाँ पहुंचना चाहते हो तो डायरेक्टली तो ऑब्वियसली नहीं पहुंचा जा सकता। तो फिर इस चीज को मैं कुछ कुछ खोलने की कोशिश करूंगा सेट थ्योरी के हिसाब से। मेरे को जरा समझाओ, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट होता क्या है? वाई डायग्राम देख लो ना, फटाफट से पता लग जाएगा। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये है जी हमारा यूनिवर्सल सेट, ठीक है? तो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा भाई? ये सारा का सारा पार्ट, ठीक है? ये सारा पार्ट बी कॉम्प्लीमेंट में आ रहा है। अच्छा, अब ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट करोगे तो ऑब्वियसली ये वाला पार्ट आ जाएगा, ठीक है? ये वाला। तो ये वाला पार्ट अब आप बताओ मेरे को जरा कैसे लाओगे? देखो बहुत सिंपल बात है, ये पूरा ए में से ये इन कॉमन पार्ट हटा दो, मतलब ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है? आई थिंक आप समझ पा रहे होगे। अच्छा, अब आप क्या करो, क्योंकि ये सेट दोनों इक्वल हैं तो इनकी ऑब्वियसली प्रोबेबिलिटी भी इक्वल होगी। बात समझ पा रहे हो? ये सेट और ये सेट दोनों बराबर मैंने बोल दिया, तो ऑब्वियसली इनकी प्रोबेबिलिटी भी तो बराबर होगी। मतलब सीधी सी बात करूं तो इनकी कार्डिनैलिटी देखो भाई, सीधी सी बात है, अगर ये सेट और ये सेट बराबर है तो इनकी कार्डिनैलिटी भी बराबर होगी ना। और कार्डिनैलिटी ऑफ द सेट डिवाइडेड बाय द योर सैंपल स्पेस की कार्डिनैलिटी, वो हमारी प्रोबेबिलिटी होती थी। याद है ना आपको? फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम, तो ये हो गया फेवरेबल आउटकम, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम सैंपल स्पेस डिवाइड करेंगे तो सीधा आंसर आना ही आना है, ठीक है? तो मतलब मेन बात ये कहना चाह रहा हूं मैं कि अगर दोनों सेट बराबर है तो इनकी प्रोबेबिलिटी भी बराबर होगी। कॉमन सेंस की बात है भाई, मेरे ख्याल से मेरे को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, और मैंने आपको डायरेक्टली प्रॉपर प्रूफ भी दे दिया। दो सेट बराबर हैं तो भैया इनकी कार्डिनैलिटी भी बराबर होगी। कार्डिनैलिटी जो इनकी कार्डिनैलिटी है उसको डिवाइड कर दो आप सैंपल स्पेस की कार्डिनैलिटी से, तो मतलब इवेंट समझ लो ना, है ना? तो ऑब्वियसली बात है, इवेंट बराबर है तो इनकी कार्डिनैलिटी भी तो बराबर होनी है ना। हाँ, तो ठीक है, तो इनकी कार्डिनैलिटी ले लो, कार्डिनैलिटी बराबर, दो सेट बराबर है तो इनकी कार्डिनैलिटी भी बराबर होगी, और उसको सैंपल स्पेस से डिवाइड कर लेना, मतलब सैंपल स्पेस की कार्डिनैलिटी से डिवाइड कर लेना तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो मतलब घुमा फिरा करके मैं इतना कहना चाहता हूँ, इसकी प्रोबेबिलिटी और इस पूरे की प्रोबेबिलिटी एकदम सेम होगी, ठीक है? इतना समझ में आता है? अच्छा, थोड़ा सा मैं और इसको इजी कर देता हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आपको दिक्कत ना आए करने में। देखो मैं ऐसे बोलता हूँ, ए इंटरसेक्शन, मैंने सारा बोल दिया वैसे, फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा कर देता हूँ, ठीक है? तो ए इंटरसेक्शन बी की कार्डिनैलिटी दैट विल बी इक्वल टू ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी की कार्डिनैलिटी। अब आपको पता है भाई, ए प्लस बी की कार्डिनैलिटी क्या होगी?
सिंपल बात मैं इतनी करूँ, प्लस हो या माइनस हो कुछ भी हो, तो सेट में मतलब माइनस करते चलो, ठीक है, प्लस करेंगे तो बात है, आप शायद कंफ्यूज हो सकते हो। तो ए माइनस बी की कार्डिनलिटी क्या होता है भाई, ए की कार्डिनलिटी माइनस बी की कार्डिनलिटी, ये आप सेट थ्योरी में मैं आपको वैसे बता के भी आया हूँ, और आप कॉमन सेंस से अपने प्रूफ भी कर सकते हो, ठीक है। तो ए माइनस बी सेट मतलब प्रेजेंट नहीं बट नॉट इन बी, इसकी कार्डिनलिटी निकालना चाहते हो तो क्या होगी भाई, ए की कार्डिनलिटी माइनस बी की कार्डिनलिटी। ऑब्वियस सी बात है, बिल्कुल बट ऑब्वियस बात है, ठीक है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ए की कार्डिनलिटी माइनस ए इंटरसेक्शन बी की कार्डिनलिटी, ठीक है। थोड़ा सा सोचोगे तो आपको अपने से समझ में आएगा। सेट थ्योरी देख लो, अगर आपने नहीं देखे हैं तो मेरी वीडियो देख लो, वहां पे मैंने सारा एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है जी। तो ये आ गया जी ए इंटरसेक्शन बी की कार्डिनलिटी, दैट इज दिस माइनस दिस, है ना। तो ठीक है, अब हम क्या करेंगे भाई, अब हम बोलेंगे यहाँ पे डिवाइड कर दो सैंपल स्पेस से, ठीक है। तो डिवाइड बाय सैंपल स्पेस की कार्डिनलिटी, सैंपल स्पेस की कार्डिनलिटी, सैंपल स्पेस की कार्डिनलिटी से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो ये क्या आ गई जी, प्रोबेबिलिटी आ गई। तो मैंने आपको नाना करते करते प्रॉपर प्रूफ के साथ दिखा दिया कि ये आएगी ऐसे, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अब आप क्या करोगे भाई, अब बड़ा आसान काम है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी आ गया ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, अब ए इंटरसेक्शन बी की कार्डिनलिटी क्या आएगी, ए प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी क्या आएगी, देखो ऊपर मैं क्या कह के आऊं, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट यूनिट्स, तो मतलब सीधा सीधा मल्टीप्लाई हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है जी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालो कॉमन, तो ये क्या निकलेगा जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालो कॉमन, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, अच्छा जी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारा कॉमन था, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होगा भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। मल्टीप्लाई हो रहा है ये सारा, प्लीज ध्यान रखना, बस हो गया मेरा प्रूफ, ये तो चाहिए था मेरे को। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। आई थिंक समझ में आ गया होगा, बिल्कुल सिंपल बात है एकदम। ऑन सिमिलर फैशन आप ये प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने कर दिया, ये मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, बिल्कुल कॉपी पेस्ट है, बिल्कुल जैसा ये दिखाया है बिल्कुल वैसा ही है। मैं एक बार छोटा कर देता हूँ ताकि आप आराम से इसको नोट डाउन कर सको, और ये मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। ये वाला अगर आप कहते तो मैं करा देता हूँ कि ए बार एंड बी बार आर आल्सो यू कैन से इंडिपेंडेंट, अगर ए और बी इंडिपेंडेंट है तो ए बार बी बार भी इंडिपेंडेंट होंगे, करा दूं। है तो बड़ा इजी, आप अपने आप कर सकते हो, बराबर वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से ट्राई करो, उसके बाद आप मेरे सोल्यूशन देखना। इसका तो सोल्यूशन मैं बिल्कुल नहीं दे रहा हूँ भाई, ये तो ऑलरेडी जब ये हो गया तो फिर ये अपने आप होना ही बना है, तो बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है, इसमें कुछ खास है ही नहीं, है ना। आप आराम से कर सकते हो इस चीज को, ठीक है जी। तो अब वही बात है, शुरुआत करा दूं कि समझ गए हो, ए एंड बी बार था ना, तो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट करा था मैंने, तो यहाँ पे क्या बोलूंगा, बी में क्या बोलूंगा, थोड़ा सा शुरुआत करा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि फिर ऐसे ना लगे कि आप भाई सर ने बिल्कुल ही छोड़ दिया, तो मैं ऐसे नहीं करता, हल्का सा आइडिया दे देता हूँ आपको। क्या चाहिए मेरे को अब, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी दैट मस्ट बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये चाहिए ना मेरे को, तभी मैं कह पाऊंगा ना ए कॉम्प्लीमेंट और बी आपस में इंडिपेंडेंट है। तो बस ये चीज तो आपको पता ही है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी क्या होता है भाई, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी क्या होता है भाई, बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, बस आगे तो प्लीज आप अपने आप जानते हो, है ना। रादर मैं ये भी नहीं बताता आपको, है ना, ये भी नहीं बताता, आप अपने आप से गैस कर पा रहे होगे, कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, ऊपर देख के आओ वेन डायग्राम में, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी क्या होगा भाई, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी क्या होगा भाई, बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, बस इसको आगे खोल लेना और सब कर लेना प्लीज, मैं ज्यादा टाइम पास नहीं करूंगा, आप अपने आप जानते हो। हाँ, अगला बचता है भाई ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट वाली बात, है ना। तो ए बार एंड बी बार आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, तो उसके लिए हमारे को क्या चाहिए, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट दैट मस्ट बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट, ये चाहिए मेरे को। बताओ भाई इसको कैसे करेंगे हम लोग, बहुत सिंपल है। तो मुझे ये समझाओ, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट होगा क्या, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये पता है आपको, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट दैट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट माइनस, रादर सीधा कॉम्प्लीमेंट की भाषा में लिखूं, दैट विल बी ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बाय डी मॉर्गन्स लॉ, ये आपको पता है। अच्छा, तो अब आप मैं यहाँ पे क्या कह सकता था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट दैट इज इक्वल टू, ये मेरे को पता लगानी है। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट मेरे को तो पता नहीं लगता है ना, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, है ना, मैं इसको लिखता हूँ 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ठीक है। तो रादर यही लिख देता हूँ, ठीक है, थोड़ा अच्छा लगेगा आपको। तो ये चीज मेरे को कैलकुलेट करनी है ना भाई, ए आराम से देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट दैट इज नथिंग बट, ये हमारे को प्रूव करना है, ठीक है, दिस थिंग वी हैव टू प्रूव, ये टू प्रूव है,
बहुत डेड स्लो चल रहा हूँ भाई मैं, है ना, आपको सब समझ में आ रहा होगा। और ये आपको पता है कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का भाई ए यूनियन बी का होल बार या होल कॉम्प्लीमेंट, जैसे आपका मन करे आप ऐसे लिख सकते थे। तो ए यूनियन ऐसा क्यों कह रहा हूँ, डी मॉर्गन्स लॉ, ये आपको पता होगा, ठीक है। मेरे ख्याल से मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है, इतना तो आपको आता ही है। अच्छा, तो अब आप मेरे को जरा समझाओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का होल बार क्या होगा, दैट इज नथिंग बट 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। इतना समझ में आता है ना, एक किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हो, 1 माइनस दिस, तो बकवास बात है, पता है। अच्छा, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कैसे निकालोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यही करोगे ना। अच्छा जी, तो 1 माइनस, अब आप ये क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट्स थे ए एंड बी, ऊपर चेक करके आओ रादर, अब मैं बार बार ऊपर चेक क्यों कर रहा हूं, आपको पता है ए और बी इंडिपेंडेंट मैंने दे रखा था, तो बस चुपचाप से लिख दो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है। अच्छा जी, तो 1 माइनस कर रहे थे ना हम लोग, तो फिर ये क्या बन के आएगा, देखो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। अच्छा जी, उसके बाद फिर माइनस ये सब था ना, तो अब आप क्या करो, प्लस कर लो, ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ रादर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालो कॉमन, ठीक है, माइनस के साथ निकालना, जैसे निकालना निकाल लो, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालो कॉमन, तो फिर ये क्या बचेगा जी, 1 प्लस या 1 माइनस, है ना, माइनस हमने निकाला ना, हाँ जी, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट ओनली, ठीक है जी। तो अब आप क्या बोलोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट निकल आएगा कॉमन, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, मैं ये बहुत बेसिक बेसिस से बिल्कुल बेबी स्टेप्स के साथ में कर रहा हूं, तो मेरे ख्याल से मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है, आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो बस मैंने प्रूव कर दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट, मैथमेटिकली प्रूव होगा, तो बस सीधी सी बात, दोनों इंडिपेंडेंट होंगे। मेरे ख्याल से मैंने कुछ ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया इसमें, है ना, और मेरे ख्याल से एक्सप्लेन करने की जरूरत भी नहीं है, बिल्कुल डेड सिंपल और बिल्कुल बेसिक बेसिक से स्टेप्स थे, है ना। तो ये मैं एक बार ये लाइनें हटा देता हूँ भाई, कहीं आपको लगे कि कहीं कुछ बार वगैरह लगा हुआ, ऐसा कुछ नहीं था, तो मैं सिंपल आपको ये समझाता, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। और ये सबको बस मैंने सॉल्व किया और कुछ नहीं किया, प्लीज आप इतना समझदार हो, आप ये सब जानते हो करना, मेरे ख्याल से इतना मेरे से मत बुलवाओ, आप इतना जानते हो सब, है ना, ठीक है। चलो ठीक है, दैट्स इट, तो ये हमने प्रूव कर लिया, है ना। आज मेरे को बहुत सारे क्वेश्चंस कराने हैं भाई, थोड़ा जल्दी जल्दी मेरे साथ साथ चलो, मैं टाइम नहीं वेस्ट करते हम लोग, ठीक है। हाँ, तो पहले आप क्या करो, इतना कर लो नोट डाउन, यहाँ तक, यहीं तक कर लो, बॉक्स तक, ठीक है, यहाँ तक नोट डाउन कर लो, उसके बाद फिर आगे यहां से शुरू हो जाओ, हाँ बस मेरे ख्याल आ ही गया और तो जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, इतना आप नोट डाउन कर लो। चलो बढ़ू आगे, ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन एन इंटरव्यू टू कैंडिडेट्स ए एंड बी अपीयर्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन ऑफ ए इज 1/2, बी इज 1/3, इफ सिलेक्शन ऑफ ए इज इंडिपेंडेंट ऑफ बी, तो समझ लो यहाँ पे ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स आपको गिवन है। एक मतलब इंटरव्यू कंडक्ट हुआ है, दो कैंडिडेट अपेयर हुए हैं ए और बी, ए के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है और बी के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है, और इनका सिलेक्शन इंडिपेंडेंट है। जनरली हम देखो, अब अगर हम बोलते हैं ना इन एन इंटरव्यू, मतलब ए की इंटरव्यू हो रहा था तो फिर ए सिलेक्ट हो गया तो बी नहीं होगा, बी हो गया तो ए नहीं होगा, एंड सो ऐसे कुछ कुछ फालतू के दिमाग में सवाल आ सकते थे, तो इसलिए इन्होंने आपकी पहले ही वो कंडीशन क्लियर कर दी कि इनकी सिलेक्शन इंडिपेंडेंट है, मतलब दोनों भी सिलेक्ट हो सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, दोनों ना हो कुछ भी हो जाए, मतलब ए के होने ना होने से बी पे कोई इफेक्ट नहीं है, बी के होने या ना होने से ए पे कोई इफेक्ट नहीं है, सीधी सी बात है, ये इन्होंने आपको क्लियर कट बता दिया है। अब आपको क्या कहना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर सिलेक्टेड, एग्जैक्टली वन इज सिलेक्टेड, नन इज सिलेक्टेड, एटलीस्ट वन इज सिलेक्टेड, एट मोस्ट वन इज सिलेक्टेड। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बताओ फटाफट से, बोथ आर सिलेक्टेड, बोथ आर सिलेक्टेड तो बहुत इजी है ना। तो मतलब हम क्या निकालना चाहते हैं, बोथ आर सिलेक्टेड मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, दैट विल बी नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, क्योंकि ये दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स थे, तो 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 1/3 दैट इज नथिंग बट 1/6, डायरेक्ट आंसर, ठीक है जी, ए हो गया। बी क्या कह रहा है, एग्जैक्टली वन इज सिलेक्टेड, एग्जैक्टली वन इज सिलेक्टेड मतलब एग्जैक्टली वन सिलेक्टेड होने का मतलब ये, या फिर ये देखो मैं एक बार ऐसे लिखता हूँ, ठीक है, तो इवेंट वन मान लेते हैं हम लोग, ढंग से मैं लिखता हूँ, इवेंट वन हम मान लेते हैं कि ए नहीं हुआ बी हो गया,
और E2 इवेंट हम मान लेते हैं कि A हो गया बट B नहीं हुआ, तभी हुआ ना एग्जैक्टली वन इज सिलेक्टेड। और आपको निकालनी है क्या जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2 आप निकालना चाहते हो। अब आप ये देखो भाई E1 और E2 में कुछ कॉमन है, क्योंकि ये तो कह रहा है भाई A नहीं हुआ बट B हुआ, और ये क्या कह रहा है A हो गया B नहीं हुआ, तो ऑब्वियस सी बात है दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, दैट मींस दीस आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो मैं बोल सकता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। मैं बार बार समझाता हूँ, मल्टीप्लाई डिवाइड ये सब, प्लस मल्टीप्लाई माइनस डिवाइड, कुछ भी ये चार ऑपरेशन जो है ना प्रोबेबिलिटी में जब भी लग रहे हो तो प्रॉपर प्रूफ के साथ आपको पता होना चाहिए क्यों लग रहे हैं। जल्दबाजी में हवा में कुछ बोल के नहीं भागना होता, तो मैं चाहता तो फटाफट बोल के भाग जाता, बट मैंने ऐसा नहीं किया, ठीक है। हाँ जी, तो अब आप जरा मुझे समझाओ E1 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, क्योंकि अभी मैं आपको, अब देखो यही तो बेसिक बात है ना, अभी मैं आपको थोड़ी देर पहले समझा के आई, देखो पीछे अगर A और B इंडिपेंडेंट है तो A और B बार, A बार B और A बार B बार सभी इंडिपेंडेंट होते हैं, तो इसी पे डायरेक्टली एक मैंने क्वेश्चन बना के दे दिया आपको, ठीक है। तो अब आपको पता है भाई A और B इंडिपेंडेंट है तो A बार और B भी इंडिपेंडेंट होंगे, है ना। और प्लीज ये सब याद रखने की बात नहीं, कॉमन सेंस सोचो भाई, A के होने या ना होने से B पे कोई इफेक्ट नहीं है, B के होने या ना होने से A पे कोई इफेक्ट नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है अगर A और B इंडिपेंडेंट है तो A बार B भी तो इंडिपेंडेंट होंगे, कॉमन सेंस की बात है। इंट्यूटिव प्रूफ देखना तो मेरा प्रीवियस लेक्चर देखो, मैंने लास्ट में एक्सप्लेन कर रखा है, मेरे से चीजें बार बार यहाँ मत बुलवाओ, ठीक है जी। चलो अब आपको पता लग चुका है E1 यूनियन E2 क्या होगा, E1 प्लस E2, तो ठीक है ये E1 है ये E2 है, दोनों को ऐड करके हमारा काम हो जाएगा। दोनों इंडिपेंडेंट हैं तो A बार की प्रोबेबिलिटी क्या होगी भाई, A की सिलेक्ट होने की 1/2, तो A बार भी 1/2, B की 1/3 प्लस, ठीक है सीधा लिख सकता हूं मैं प्लस, A सिलेक्ट हो गया मतलब 1/2 और B नहीं हुआ, B नहीं हुआ तो 2/3, ठीक है। बस इनको ऐड करो आंसर निकलेगा, तो 1/6 प्लस 1/3। प्लीज कैलकुलेशन अपने आप करो, मैं यहाँ टाइम पास नहीं करूंगा, बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने कराने हैं, ठीक है जी। तो बी ऑप्शन में मैं सीधा ऐसे बोल के भाग सकता था कि ए नहीं हुआ, ए नहीं हुआ और बी हो गया, है ना, और ए हो गया बी नहीं हुआ, ऐड कर दो आंसर आ जाएगा, सीधा फटाफट ऐसे भी करके भाग सकता, बट मैं नहीं भागा, मैंने पूरा ढंग से आपको क्रिस्टल क्लियर किया कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है। बहुत ध्यान रखना है भाई, प्रोबेबिलिटी की खास बात यही है, स्टेप बाय स्टेप आपको एक एक बात समझ में आनी चाहिए, नहीं तो फंस हो गया आप लोग, ठीक है जी। नन सिलेक्टेड, नन सिलेक्टेड मतलब दोनों में से कोई भी नहीं हुआ, तो सीधी सी बात हम यही चाहते हैं, ये भी नहीं हुआ और ये भी नहीं हुआ। हाँ जी, तो फिर इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी वो आपको पता ही है जी, ए बार मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार। तो ए बार की क्या है भाई 1/2 है, और बी बार की क्या है जी 2/3 है, तो सीधा 1/3, ठीक है। आई थिंक आप समझ चुके हो। अच्छा वही बात है, अगर आपको नहीं पता कि दोनों इंडिपेंडेंट है, आप भूल गए गेट एग्जाम में, तो फिर आप डी मॉर्गन लॉ से कर सकते थे, नन सिलेक्टेड मतलब 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ठीक है समझ गए ना, सीधा लिख दिया मैंने, क्यों, क्योंकि नन सिलेक्टेड मतलब ए बार इंटरसेक्शन बी बार का मतलब क्या होगा जी, ए यूनियन बी का होल बार, मैं भी आपको समझा के आया था डी मॉर्गन लॉ से। तो ए यूनियन बी का होल बार करना था तो 1 माइनस ए यूनियन बी का लेना, ए यूनियन बी आपको पता होगा, ए पता है बी पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पता है बी पता है, और ए इंटरसेक्शन बी क्या है, अभी दोनों इंडिपेंडेंट बोल रखे थे, तो ए इंटरसेक्शन बी मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करा करके एंड सो ऑन। प्लीज आप अपने आप कर सकते हो, मेरे से ज्यादा मत बोलो, आप समझ पा रहे होगे, है ना, ठीक है जी, कर लोगे ना अपने, प्लीज ज्यादा मत बोलो आप। हाँ जी, तो डी क्या कह रहा है अभी, एटलीस्ट वन सिलेक्ट, अगर जो मैंने अभी बात बोली नहीं समझ आई, आपको लग रहा है कि हवा में उड़ गई है, थोड़ा सा वीडियो को रिवाइंड करके देख लो, आपको सारा समझ में आ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल सिंपल यही अप्रोच मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले प्रीवियस अभी 2-4 मिनट पहले देखो इस स्लाइड में मैंने सारा समझाया था आपको, यही सब हमने किया था, ठीक है। तो वही चीज है यहाँ पे, ये देखो यही किया हुआ ना मैंने, ए यूनियन बी का होल बार 1 माइनस बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी एंड सो ऑन, इसको खोल खोल के आप अपने आप आंसर निकाल सकते थे, ठीक है। तो आ जाता आंसर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, ठीक है जी। डी ऑप्शन क्या कह रहा है, एटलीस्ट वन सिलेक्टेड, एटलीस्ट वन का मतलब क्या होगा भाई, या तो एक सिलेक्टेड हो जाए या दोनों के दोनों सिलेक्टेड हो जाए, ठीक है। तो एक सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी मैं निकाल के बैठा हूँ, ये देखो एग्जैक्टली वन सिलेक्टेड, ये निकाल के बैठा हूं ना। अच्छा, और उसके बाद फिर दोनों के दोनों सिलेक्ट हो जाएं, दोनों दोनों सिलेक्ट हो जाएं तो मतलब ए एंड बी आपको पता है जी 1/2 इंटू 1/3, ठीक है, सीधा आंसर निकलेगा बी डी का। एटलीस्ट वन का मतलब क्या होगा, एग्जैक्टली वन और एग्जैक्टली टू। तो एग्जैक्टली वन इवेंट E1 मान लो, एग्जैक्टली टू इवेंट E2 मान लो, तो प्रोबेबिलिटी आपको क्या चाहिए जी, E1 यूनियन E2 चाहिए। तो अब आप जरा मुझे बताओ इनमें कुछ कॉमन है, ये तो कह रहा है एग्जैक्टली वन सिलेक्टेड, ये कह रहा है एग्जैक्टली टू सिलेक्टेड, दोनों में कुछ भी कॉमन है, तो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। तो आप चुपचाप से यहाँ पे बोल के भाग सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कर लेना प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कर लेना, ठीक है। और E1 की प्रोबेबिलिटी मैंने निकाल के रख रखी है क्या, 1/6 प्लस 1/3, ये देखो ऊपर E1 की प्रोबेबिलिटी है जी 1/6 प्लस 1/3, अच्छा जी, और प्लस सीधे सी बात है E2 की प्रोबेबिलिटी आपको पता है, E2 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी जी 1/2 इंटू 1/3, है ना, और ए की सिलेक्शन की 1/2 थी, बी की सिलेक्शन की 1/3 थी, तो ए इंटरसेक्शन बी क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट्स थे तो 1/2 इंटू 1/3, बकवास बात है भैया, सब आपको पता है, ठीक है, मैं ज्यादा नहीं बोल रहा, है ना, बिल्कुल डेड सिंपल क्वेश्चन है, अभी क्यों टाइम बर्बाद कर रहे हैं हम इस पे,
अगले सवाल पे आओ जी, लास्ट ऑप्शन बचता है ई, एट मोस्ट वन इज सिलेक्टेड, एट मोस्ट वन। तो एट मोस्ट वन का मतलब क्या होगा, या तो एक भी सिलेक्ट ना हो, एक भी सिलेक्ट ना हो तो देखो मैंने आपको अभी ऊपर करा रखा है, ये रहा 1/3 प्रोबेबिलिटी एक भी सिलेक्ट ना हो, या फिर एक सिलेक्ट हो जाए, एक्जैक्टली एक सिलेक्ट हो जाए, एक्जैक्टली सिलेक्टेड मैंने ये कर रखा है। तो बस अब मेरे ख्याल से मेरे को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, आप समझ चुके हो। तो 1/6 प्लस 1/3 प्लस 1/3 है ना, बिल्कुल सेम टू सेम। तो मैं लिख देता हूँ बेशक से नन, नन सिलेक्टेड और पर वही बात है, नन देखो मैं कितनी पेशेंस रख रहा हूँ, आप मेरे बारे में सोचो, इतने टाइम से पढ़ा रहा हूँ लेकिन फिर भी मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ। तो थोड़ा प्लीज आप भी मेरे 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 एफर्ट की रिस्पेक्ट करो और पूरा स्टेप बाय स्टेप करो। एक बार चीजें स्टेप बाय स्टेप ढंग से करोगे ना भाई, बार बार चीजों को करोगे ना, माइंड में फिट हो जाएंगी, कभी भूलोगे नहीं तो आज नहीं तो कल आपके दिमाग से चीजें स्किप हो जाएंगी और फिर वही गंदी आदतों पे आ जाओगे। वही गंदी आदतें कौन सी, हाँ जी ठीक है प्लस हो रहा है, कॉमन सेंस की बात है, मल्टीप्लाई हो रहा है, कॉमन सेंस की बात है, नहीं ये वर्ड बोलने ही नहीं है प्रोबेबिलिटी में, आपको बार बार समझा रहा हूँ, ठीक है, ये आदतों पे नहीं आना, इसलिए स्टेप बाय स्टेप में चला रहा हूँ, ठीक है। नन इज सिलेक्टेड और एग्जैक्टली वन सिलेक्टेड, एग्जैक्टली वन सिलेक्टेड, यही हो ना, एट मोस्ट वन सिलेक्टेड। हाँ जी, तो अब वही बात है, इसको मान लो आप E1 इवेंट, इसको मान लो E2 इवेंट, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो मैं वही चीज दोबारा लिख देता हूँ, कोई बात नहीं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2 मुझे चाहिए ना, और का मतलब यूनियन होता है, तो दैट विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, ठीक है। आई थिंक समझ में आ गया होगा, ज्यादा कुछ खास बात नहीं है, तो प्लस करके आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। नन इज सिलेक्टेड, नन इज सिलेक्टेड की मैं ऊपर आपको निकाल के आया ही था, 1/3 आई थी, प्लस एग्जैक्टली वन सिलेक्टेड, एग्जैक्टली वन सिलेक्टेड की मैं निकाल के आया था 1/6 प्लस 1/3, 1/6 प्लस 1/3, सॉल्व करके आंसर निकाल लेना भाई, ठीक है। चलो मैं छोटा कर देता हूँ, आप फटाफट से इसको नोट डाउन कर लो। हाँ जी, तो ये क्वेश्चन आई थिंक आपने पहले ही कर लिया होगा नोट डाउन। अच्छा, अब ये जो इनके सॉल्यूशंस हैं वो फटाफट से कर लो, ठीक है, बढ़ू आगे, चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी, प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग इन फिजिक्स मैथ्स एंड केमिस्ट्री इज इतना इतना इतना। एक स्टूडेंट की मैंने रफली क्वेश्चन लिखा है, पूरा क्वेश्चन लिखा है, एक स्टूडेंट की फिजिक्स में पास होने की प्रोबेबिलिटी 0.5 रिस्पेक्टिवली, समझ गए ना, रिस्पेक्टिवली का मतलब फिजिक्स में पास होने की 0.5, मैथ में 0.6 और केमिस्ट्री में 0.7। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट पास, पहला क्वेश्चन है अभी, पास हो जाए, पास हो जाए तो मतलब तीनों में पास हो जाए, ठीक है। फेल्ड इन एग्जैक्टली वन सब्जेक्ट, फेल इन ऑल द 3 सब्जेक्ट्स। ये होमवर्क में देके भाग सकता हूँ भाई, डेड सिंपल क्वेश्चन आप कर सकते हो, बट स्टिल मैं कोई बात नहीं, एक बार बता देता हूँ। फिजिक्स मैथ्स और केमिस्ट्री में पास होने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, कॉमन सेंस, तो फिजिक्स में पास हुआ फेल हुआ उससे मैथ पे क्या इफेक्ट आएगा, मैथ में पास हुआ फेल हुआ उससे केमिस्ट्री पे क्या इफेक्ट आएगा, कोई नहीं आएगा। तो यहाँ पे दिया नहीं हुआ, बट आपको कॉमन सेंस समझना पड़ेगा कि ऑल दीज 3 आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। फिजिक्स में पास होना फेल होना, मैथ में पास होना फेल होना, केमिस्ट्री में पास होना फेल होना, इट हार्डली मैटर्स टू मी, ये सब एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट नहीं है, तो इसलिए ये तीनों इवेंट्स इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, तो ठीक है जी। तो मैं शॉर्ट में लिख दूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ फिजिक्स में पास होने की है जी 0.7, प्रोबेबिलिटी ऑफ मैथ है जी 0.6 और प्रोबेबिलिटी ऑफ केमिस्ट्री है जी 0.7, फिजिक्स में है जी 0.5, सॉरी फॉर दैट 0.5, फिजिक्स में है जी 0.5, मैथ्स में है जी 0.6 और केमिस्ट्री में है जी 0.7, ठीक है जी। तीनों में पास हो रहा है, तीनों में पास हो, तो प्रोबेबिलिटी किसकी चाहिए, फिजिक्स मैथ्स और केमिस्ट्री की, तो बहुत सिंपल है अभी, 0.5 इंटू 0.6 इंटू 0.7, ठीक है। प्लीज ये अपने आप सॉल्व कर सकते हो, आंसर आ गया। फेल इन एग्जैक्टली वन सब्जेक्ट, क्या बकवास बात है, आप ये सब जानते हो, एग्जैक्टली वन सब्जेक्ट में फेल हुआ ना वो, तो आपको क्या क्या चाहिए भाई, देखो वही बात आएगी, इवेंट मानेंगे हम लोग, है ना, कर लोगे, हैं कर लोगे आई थिंक सो, आप लोग होमवर्क में दे दूं या चलो, अब वही बात है, अभी मेरा एक्चुअली मन ऐसे होता नहीं है, ठीक है ना। तो फेल इन एग्जैक्टली वन सब्जेक्ट, एग्जैक्टली तो किसी में भी हो सकता था ना, फिजिक्स एंड मैथ एंड केमिस्ट्री। E2 इवेंट आप क्या मानोगे, फिजिक्स में पास हुआ लेकिन मैथ में फेल हो गया और केमिस्ट्री में पास हो गया। E3 इवेंट आप क्या मानोगे, फिजिक्स में पास, मैथ में पास, केमिस्ट्री में फेल, एग्जैक्टली वन में फेल होना चाहिए था। तो आपको चाहिए क्या जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2 यूनियन E3, ये तीनों म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं भाई, इन तीनों का आपस में कोई लिंक नहीं है, क्योंकि ये क्या कह रहा है फिजिक्स में फेल होना चाहिए, क्या कह रहा है फिजिक्स में पास होना चाहिए, और ये भी क्या कह रहा है फिजिक्स में पास होना चाहिए, ये कह रहा है मैथ में फेल होना चाहिए, ये कह रहा है मैथ में पास होना चाहिए, तो तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, आप अपने आप से कैसे कर पा रहे हो। तो इसका मतलब सिंपली क्या हो जाएगा जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3, ठीक है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3, ठीक है जी। बस अब आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं है, इवन की ये आप जानते हो, ये जानते हो, ये जानते हो, मल्टीप्लाई करा के आंसर निकालना, इतना तो भाई जुलम मेरे पर मत करो, थोड़ा बहुत आप करना जानते हो। अच्छा, फेल इन ऑल द 3 सब्जेक्ट्स, इतना मैं छोड़ रहा हूँ, है ना, फेल इन ऑल द 3 सब्जेक्ट्स, तो फिर हमारे को सिंपली क्या चाहिए भाई, फिजिक्स में भी फेल हो, मैथ में भी फेल हो और केमिस्ट्री में भी फेल हो,
तो बस ये तो डेड सिंपल है। अभी फिजिक्स में फेल, फिजिक्स में पास होने की प्रोबेबिलिटी क्या है जी 0.5 है, तो फेल होने की भी ऑब्वियसली क्या होगी जी 1 माइनस 0.5 दैट इज 0.5। अच्छा जी, फिजिक्स केमिस्ट्री में 0.6 थी तो फेल होने की प्रोबेबिलिटी 0.4। अच्छा जी, उसके बाद फिर 0.7 थी तो 0.3। ठीक है, प्लीज आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करा करके आंसर निकाल लेना। ये सब कर लोगे ना भाई, प्लीज थोड़ा सा मेरे को विश्वास दिलाओ भाई, है ना। रिकॉर्डेड सेशन है एक्चुअली, आप सामने होते तो मेरे को आप जरूर बोल देते तो मैं रुक जाता, आपसे बार बार ना पूछता। पर वही बात है, मेरे को एक्चुअली इंटरनली सेटिस्फेक्शन नहीं होती। तो आप ये सब करना जानते हो आई थिंक, है ना। बकवास चीजें हैं, इतना तो कर लोगे आप लोग। ठीक है, तो मैं इसको कर रहा हूँ छोटा, आप कर लो फटाफट से नोट डाउन। ठीक है, तो 3 इवेंट्स वाली बात हो गई थी। ठीक है, बढ़ू आगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बी सी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिपेंडेंट, ए एंड बी यूनियन सी, बी एंड ए यूनियन सी एंड ए यूनियन बी। बताओ कौन कौन से इंडिपेंडेंट होंगे इसमें से। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 3 इंडिपेंडेंट इवेंट मैंने आपको दे दिए हैं। ठीक है, तो एक बात प्लीज ये भी ध्यान रखना, अगर आपको 3 इवेंट्स इंडिपेंडेंट गिवन है ना भाई, ए बी और सी, तो आपको प्लीज ये चीज ध्यान रखनी है, ए इंटरसेक्शन बी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। कॉमन सेंस की बात है। बी और सी इंडिपेंडेंट है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, सॉरी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। ठीक है, और ए और सी भी इंडिपेंडेंट है तो ए इंटरसेक्शन सी दैट विल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। और इतना तो आई थिंक सभी गेस कर लेंगे क्योंकि ए बी सी इंडिपेंडेंट थे। बट यहाँ पे आपको ना एक चीज और चाहिए होती है, क्या, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी दैट मस्ट बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। ठीक है, प्लीज ये चीज बहुत ज्यादा ध्यान रखनी है, ये सभी चीजें होनी चाहिए, तभी आप कह पाओगे कि ए बी और सी तीनों इवेंट्स इंडिपेंडेंट है। रादर मैंने ये शायद पीछे बोली नहीं, कॉमन सेंस की बात थी इसलिए मैंने ज्यादा इतना आपको नहीं बताया। तीनों इंडिपेंडेंट है तो ऑब्वियसली बात है, तीनों का इंटरसेक्शन मल्टीप्लाई हो जाएगा। रादर ये चीज मैं आपको वैसे पहले बता चुका हूँ, मल्टीप्लीकेशन थ्योरम में मैंने आपको बताया था, जनरलाइज हो जाता है। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी इंटरसेक्शन ये एंड सो चलते जाओगे, सभी मल्टीप्लाई होते चले जाते थे, आपको याद आ रहा होगा, है ना। हाँ, तो यहाँ पे एक ये तो सिंपल क्वेश्चन था, मैंने आपको पहले बता रखा है इसलिए मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया। बट यहाँ पे एक नई बात आ रही है इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि तीनों अगर इवेंट्स है ना, क्योंकि हमारे को इस तीनों प्रूव करना, तो यहाँ पे एक कंसेप्ट यूज होना है, ए बी और सी तीनों इंडिपेंडेंट इवेंट है तो फिर क्या क्या आपको ध्यान रखना है, ए और बी और सी तीनों इंडिपेंडेंट है तो ए और बी मल्टीप्लाई हो जाएगी, ए इंटरसेक्शन बी मल्टीप्लाई, बी इंटरसेक्शन बी मल्टीप्लाई, ए इंटरसेक्शन सी मल्टीप्लाई और ए बी सी भी मल्टीप्लाई। तीनों, ये चारों चीजें ट्रू होंगी तभी आप कहोगे एबीसी इंडिपेंडेंट है। सपोज कर लो कि ये आ गया ये आ गया ये आ गया बट ये नहीं आया, ऐसा क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा अभी थोड़ी देर में, प्लीज ध्यान रखना। तो आप क्या बोलोगे, भाई इंडिपेंडेंट नहीं है ये। ठीक है, चारों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए तब आप बोल पाओगे कि 3 इवेंट इंडिपेंडेंट है। दो में तो कोई टेंशन ही नहीं होती, अगर ए और बी दो इंडिपेंडेंट है तो सीधी सी बात है, बस ये प्रूव करो आपका काम खत्म है। समझ पा रहे हो नहीं, जहां पेन चल रहा है वहां ध्यान लगाओ। ठीक है, तो इसको बस प्रूव करो आपका काम ही खत्म है, इसमें तो कोई टेंशन ही नहीं होती थी हमारे को। ठीक है, ये बस ये करो, 2 इवेंट को इंडिपेंडेंट प्रूव करने का तरीका आपको पता है, जहां रेड लाइन है देखो नाम से, है ना, ये करो काम खत्म। लेकिन 3 में आएंगे तो ये चारों चीजें आपको प्रूव करनी पड़ती है। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा सबको मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। चलो ठीक है जी, तो चारों चीजें मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे को गिवन है, दीज 4 थिंग्स आर गिवन टू अस, ये चीज बोल रखी है आपको, ये पता है। अब आपको क्या कह रहे हैं, ए और बी यूनियन सी को प्रूव करना है कि वो इंडिपेंडेंट है, तो ए एंड बी यूनियन सी को प्रूव करना है इंडिपेंडेंट है, तो आप कैसे प्रूव करोगे भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी दैट मस्ट बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यूनियन सी। तभी आप कहोगे ना कि ए और बी यूनियन सी इंडिपेंडेंट है। 2 इवेंट समझ लो ना भाई, ए और बी इवेंट क्या होता है भाई, समसेट, तो बी यूनियन सी जब आप करो तो एक सेट ही आ रहा है ना, तो एक इवेंट हो गया, है ना, ये भी एक इवेंट होगा। तो ए मान लो इवेंट E1 और बी यूनियन सी मान लो इवेंट E2, तो 2 इवेंट्स को आप इंडिपेंडेंट कैसे प्रूव करते हो, दोनों की प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई हो जानी चाहिए। तो वही मैंने कर दिया, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी दैट मस्ट बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यूनियन सी। आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब बताओ इस चीज को मैं प्रूव कैसे करूं, बहुत सिंपल है। अगेन वही बात है भाई, ऐसे तो बात बनेगी नहीं, तो इसको खोलो तो ही तो बात बनेगी, है ना। तो क्या कह रहा हूं मैं, इसको खोलो तो ही बात बनेगी, खोलो फटाफट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, खोलो, है ना। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी को आप क्या कह सकते हो भाई, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, वही क्या कहते हैं इसको, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, है ना। तो वही हमने लगा दिया बस। अब वही बात है, प्रोबेबिलिटी कर लो दोनों तरफ, है ना। अब मेरे ख्याल से मेरे को बार बार बोलने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि दोनों सेट बराबर है, मतलब ऐसे समझ लो ये भी एक इवेंट है ये भी एक इवेंट है, प्लीज ध्यान से समझो, दिस इज ऑल्सो इवेंट 1 एंड दिस एंटायर थिंग इज इवेंट 2, तो दोनों बराबर है तो इसका मतलब दोनों की प्रोबेबिलिटी भी बराबर होगी, तो दोनों तरफ प्रोबेबिलिटी ले लो। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, मैं ले लेता हूं दोनों तरफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अच्छा जी, तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी ये तो मेरे को चाहिए ही थी,
तो इसकी प्रोबेबिलिटी के बराबर आएगी। तो इसकी प्रोबेबिलिटी आप बताओ मेरे को जरा कैसे खोलोगे? दो सेट्स का यूनियन है भाई, दो सेट्स का यूनियन आप कैसे खोलते हो? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी। ये तो मेरे ख्याल से बकवास बात है, समझ पा रहे हो ना भाई? देखो सिंपल बात है, इसको आप इवेंट E1 मान लो, इसको आप इवेंट E2 मान लो, ठीक है? दिस इज E1 दिस इज E2, तो E1 यूनिट E2 क्या होता है भाई? E1 प्लस E2 माइनस E1 इंटरसेक्शन E2, तो वही मैंने कर दिया। तो बस अब आपको क्या टेंशन है? हाँ जी, तो आपको पता है भाई ए बी और सी तीनों इंडिपेंडेंट हैं, तो आप इसको क्या लिखोगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन सी। तो ये तीनों का इंटरसेक्शन बन गया ना, तो चुपचाप से ये लिख दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। ऐसा क्यों कह रहा हूं भाई? मैं अभी 2 मिनट पहले आपको बता के आया हूं, मेरे ख्याल से मेरे को बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है, मैं अभी आपको 2 मिनट पहले ये चीज बता के आया हूं, ठीक है ना? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी हो गया ना ये, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी तक का मतलब क्या हुआ भाई? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी की प्रोबेबिलिटी क्या होती है भाई? इंडिपेंडेंट है ना तीनों तीनों, तो ए इंटू बी इंटू सी हो जानी है, तो बस कर दो फटाफट, ए इंटू बी इंटू सी, ठीक है? अच्छा जी, तो अब देखो अब ये क्या बन के आएगा भाई, ठीक है? तो हमारे को चाहिए क्या? वैसे हमारा ध्यान कहाँ है? यहाँ पे है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यूनियन सी पे मेरा ध्यान है ना, मेरे को ये चाहिए। यहाँ पे आ चुकी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, आ चुका है, लेफ्ट हैंड साइड हो चुकी है, तो ये राइट हैंड साइड जो ये चीज आई है, इसको मैंने ऐसे खोल लिया और हमारे को ये प्रूव करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाइड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यूनियन सी। तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है ना, आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालो कॉमन, फिर देखते हैं क्या होता है, ठीक है? क्योंकि जो गोल है हमारा, उस गोल पे पहुंचेंगे तभी तो बात बनेगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। लो जी, हो गया काम खत्म। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और मल्टीप्लाइड बाय ये क्या है भाई? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यूनियन सी है, ये आपको पता ही है ना? ये तो सिंपल है, इसमें तो क्या बोलूं मैं, ठीक है? तो बस हो गया, हेंस प्रूव्ड, ठीक है? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, मैं लिख देता हूँ बेसिक से, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी दैट विल बी इक्वल टू दिस थिंग, ठीक है? तो अब ये चीज करते ही मैं क्या बोल दूंगा कि ए और बी यूनियन सी भी आपस में इंडिपेंडेंट होंगे, ठीक है? सिमिलर फैशन पे प्लीज, बाकी दोनों आपके लिए होमवर्क है, मैं यहाँ पे ज्यादा टाइम पास नहीं करूंगा, आप अपने आप चेकिंग कर सकते हैं, ठीक है? प्लीज बिल्कुल सेम टू सेम है, ज्यादा मेरे ख्याल से मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं, ठीक है जी? तो एक स्क्रीन पे मैंने सारा कर दिया है, आप इसको आराम से नोट डाउन कर लो, ठीक है? अच्छा, और इंट्यूटिव चाहिए था तो इंट्यूटिव भी आप सोच सकते थे, ए और बी यूनियन सी इंडिपेंडेंट क्यों होंगे? देखो, ए हो या ना हो उसका कोई इफेक्ट बी पे नहीं है, बी हो या ना हो उसका कोई इफेक्ट सी पे नहीं है, मतलब तीनों आपस में इंडिपेंडेंट है, ये आपको पता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ए और बी यूनियन सी इंडिपेंडेंट बिल्कुल होंगे, क्यों? क्योंकि बी यूनियन सी का मतलब क्या है? बी हुआ या सी हुआ। तो अभी तो मैं बोल के आया हूं कि ए अगर हुआ या ना हुआ उसका बी और सी दोनों पे कोई इफेक्ट नहीं है, तो बी यूनियन सी पे भी ऑब्वियस सी बात है कोई इफेक्ट नहीं होगा। थोड़ा सा आप कॉमन सेंस से सोचोगे ना, आपको अपने से समझ में आएगा। समझ में आया मैंने क्या बोला? ए हुआ या ना हुआ उसका कोई इफेक्ट बी पे भी नहीं है और सी पे भी नहीं है, तो सीधी सी बात है, हमारे को पता है ना। तो अब आप मुझे ये बताओ, बी यूनियन सी का मतलब क्या हुआ? या तो बी हुआ या सी हुआ है, ठीक है? ये दोनों है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बी हुआ या सी हुआ या दोनों हो गए, है ना? यही मतलब था ना बी यूनियन सी का, इवेंट समझ लो। हाँ तो बस ठीक है, तो फिर अगर ए हुआ या ना हुआ उसका कोई इफेक्ट बी और सी पे नहीं था, तो सीधी सी बात है बी यूनियन सी पे भी नहीं आने वाला। कॉमन सेंस की बात है, मैं जितना बोलूंगा उतना टाइम बर्बाद और कुछ नहीं। थोड़ा सा आप सोचोगे तो आपको अपने से समझ में आ जाएगा, ज्यादा बोलने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है जी? तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा सबको मैंने यहाँ पे क्या किया है, ठीक है? तो अब मेन बात आपको समझ आ चुकी है कि ए बी और सी इंडिपेंडेंट होंगे, तो फिर ये तीनों भी इंडिपेंडेंट आएंगे, ठीक है? अब देखो भाई अगला सवाल, दिस इज ब्यूटीफुल क्वेश्चन, आगे बढ़ो। इसी पे मैं ये आपको लगेगा कि ये सब क्यों बताया, एक तो सीधा क्वेश्चन आ जाएगा गेट एग्जाम में, प्लीज ध्यान रखना, इस टाइप से क्वेश्चन आ गए तो आपको करना आना चाहिए प्रूफ, ऐसे नहीं इतना चीजें याद कर रहेंगे आपको, भूल भाल जाओगे आज नहीं तो कल, तो बेटर है आपको ये सब प्रूव करना आना चाहिए, ठीक है? ये सब चीजें ना इसी टाइप के क्वेश्चंस लीनियर अलजेब्रा में हम लोग बहुत देखेंगे, तो लीनियर अलजेब्रा में बड़ी प्रॉब्लम आती है बच्चों को, क्योंकि वो वन लाइनर होते हैं, एक एक लाइन में सीधे प्रूफ आते हैं लीनियर अलजेब्रा में भी। लेकिन वही बात है, अगर ढंग से पढ़ा नहीं होगा तो फिर गेट एग्जाम में कुछ क्वेश्चन आएगा और आप लोग फंस जाओगे। जैसे ग्रुप थ्योरी में भी हमने किए थे वन लाइनर प्रूफ, तो ऐसे ही लीनियर अलजेब्रा में भी वन लाइनर प्रूफ आएंगे, और ये भी देखो एक एक लाइन के छोटे छोटे से प्रूफ है भाई, ये तो समझाने में मैं इतना टाइम लगाता हूँ, तो गेट एग्जाम में चुटकी बजा के आप एक झटके में सॉल्व कर जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? तो जब भी दो इवेंट्स को इंडिपेंडेंट प्रूव करने की बात आएगी, कुछ नहीं करना होता, कुछ नहीं, बस ये जैसे देखो ए और बी यूनियन सी को इंडिपेंडेंट प्रूव करना था, तो कुछ नहीं, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी को ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यूनियन सी किसी तरीके से प्रूव करो, तो बस अब यहाँ से यहाँ कैसे पहुंचे भाई वो मैंने आपको समझा दिया, खोल दो और काम खत्म, बस कुछ भी नहीं था, डेड सिंपल काम था। आई थिंक क्लियर हो गया, चलो आगे बढ़ो, ठीक है जी? अब देखो क्या कह रहे हैं हम, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है जी 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है जी 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी है 1/3, सॉरी 1/4,
ए है 1/2, बी है 1/3, सी है 1/4 एंड ऑल आर इंडिपेंडेंट। ये आपको बोल दिया गया, सारे इंडिपेंडेंट है। अब आपको बताना है फाइंड ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट एंड सो ऑन। ये चारों का बताना है। अगर आप थोड़ी सी कॉमन सेंस सोचोगे ना, इन चारों का आंसर बहुत जल्दी आएगा और बहुत इजीली आएगा, नहीं तो भाई फंसोगे, है ना। कर तो जाओगे बट फंसोगे थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो मैं सीधा कॉमन सेंस से आपको समझाता हूँ। देखो भाई, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी मैंने कहा है ना, मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले प्रूव करके आया हूँ कि ए यूनियन बी, ये देखो ए यूनियन बी और सी आपस में इंडिपेंडेंट है। तो आप थोड़ा सा कॉमन सेंस सोचोगे तो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट और सी भी तो आपस में इंडिपेंडेंट निकलेंगे, क्योंकि ए बी सी के होने या ना होने से एक दूसरे पे कोई इफेक्ट नहीं है भाई। ए बी और सी का होने या ना होने पे कोई इफेक्ट नहीं है एक दूसरे पे। तो सीधी सी बात है भाई, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट और सी भी आपस में इंडिपेंडेंट निकलेंगे। कॉमन सेंस से सोचो भी थोड़ा सा, है ना। अगर आप प्रूव करना चाहते हो तो आप अपने अप्रूव कर लो, मैं इसमें घुसूंगा नहीं, लेकिन आपको पता लग चुका होगा कि ये दोनों इंडिपेंडेंट है। तो बस अब लगभग लगभग हमारा काम खत्म हो चुका है ना। तो इसको हम लोग डायरेक्टली सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। तो हम क्या करते, हम इसको ऐसे बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, है ना। ये हमने कर दिया। ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी आती है क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है। इसमें मेरे ख्याल से मैं टाइम पास नहीं करता, सीधा लिख दूं। ए की प्रोबेबिलिटी सीधा बोलो 1/2, बी कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी जी 2/3, माइनस ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी, तो 1/2 इंटू 2/3, 1/2 इंटू 2/3 मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ सी दैट इज 1/4, ठीक है। आई थिंक सॉरी, इस पूरे से 1/4 होगा ना। ये तो देखो जल्दी जल्दबाजी में ऐसे गेट एग्जाम में मिस्टेक हो जाएगी भाई। ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट पूरा आपने निकाल दिया है और फिर प्रोबेबिलिटी उसी से मल्टीप्लाई करा देना, ठीक है। सॉल्व करा करो के आंसर अपने आप निकाल लेना। एक और बड़ा ब्यूटीफुल मेथड है मेरे पास, ठीक है। एक और बड़ा ब्यूटीफुल मेथड, देखो मैं ऐसे बोलता हूँ, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट आपको चाहिए ना भाई, डी मॉर्गन्स लॉ लगाओ, बड़ी जल्दी आंसर आएगा, ठीक है। मैं क्या बोलता हूँ, मैं इसको ऐसे बोलता हूँ, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट कर लेना, ठीक है, और होल कॉम्प्लीमेंट, इसकी प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। ये बात समझ आई। ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट है जो, उस पे उसका डी मॉर्गन्स लॉ से हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, रादर इस पे दो बार लगा दो, ठीक है। देखो मैं ऐसे समझाता हूँ आपको, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट था ना, दो बार कॉम्प्लीमेंट करने से कोई फर्क तो नहीं पड़ता, वही का वही आ जाता है। तो इसको खोल दो डी मॉर्गन्स लॉ से, इसको खोल दोगे तो क्या बनेगा जी, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ये वाली बार जो थी ये ऐसी आ गई, अलग कलर कोड कर दूं ताकि थोड़ा सा देखने में आपको आसानी हो जाएगी, है ना, मेरे को बोलना नहीं पड़ेगा। ये एक रेड बार है और एक ऊपर में ब्लैक लगा देता हूं, तो मैंने रेड वाली खोल दी है, ठीक है। तो इसलिए बन गया ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, और ये ऊपर हमारी एक्चुअल बार चल रही थी, ठीक है जी। तो अब आपको इतना पता है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी जी, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। अच्छा जी, अब ए बार इंटरसेक्शन बी आप बड़ी जल्दी करोगे, इसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है, क्योंकि ए बी सी दोनों इंडिपेंडेंट थे ना, तो ये फटाफट से हो जाएगी, इसमें क्या टेंशन थी। ए बार क्या है जी 1/2 है, तो 1 माइनस 1/2 इंटू बी की प्रोबेबिलिटी क्या है जी 1/3 है, 1/3 और मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ सी क्या थी जी 1/4, ठीक है। तो थोड़ी कैलकुलेशन कम हो जाएगी और कुछ नहीं, ठीक है। बाकी और कुछ खास फायदा नहीं हुआ, बस थोड़ी कैलकुलेशन हमारी कम हो गई, ठीक है। इसको आप आराम से नोट डाउन कर लो। तो ये हो गया जी हमारा पहला, ठीक है। क्लियर है एकदम सबको, ठीक है जी। अगला देखो भाई, ए बार यूनियन बी यूनियन सी बार। अब ये बहुत बड़ा लगेगा और बड़ा अजीब लगेगा कि वो पता नहीं कैसे सॉल्व करें, क्योंकि ए यूनियन बी यूनियन सी का फॉर्मूला आपको पता है, ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी प्लस ए बी सी, है ना, वो सब करना पड़ता है। लेकिन इतना टाइम पास करना ही नहीं है पेपर में, आपको बड़ी जल्दी सॉल्व करोगे इसको। देखो भाई, वही डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है, बड़ी जल्दी आंसर आएगा इसका। तो इसको नोट डाउन कर लेना आपने, ठीक है। अब मैं आपको बी पार्ट दिखा रहा हूँ, छोटा कर दो थोड़ा सा, है ना, करने में थोड़ा सी हमारी को आसानी हो जाएगी। बी पार्ट में अब आपको दिखा रहा हूं, तो वही बात है भाई, ए बार यूनियन बी यूनियन सी बार है, दो बार लगा दो, ठीक है। तो मैं लगा देता हूं, एक बार ये और एक ये वाली मैंने खोल दी, रेड वाली खोल दी। तो ये क्या, क्योंकि दो बार लगाने का कोई फर्क नहीं पड़ता ना, कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट होता है, ये पता ना आपको भाई। कोई सेट ए गिवन है, ए का कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट नथिंग बट ए ओनली। ये सब सेट चलो, मैं सारा कुछ तो बता गया, क्यों टाइम वेस्ट करवा रहे हो, है ना। याद आ रहा होगा, इसका नाम क्या होता है, नाम बताओ लॉ का, डी मॉर्गन्स लॉ। तो सॉरी, डी मॉर्गन्स क्या कह रहे हैं, आइडेम्पोर्टेंट लॉ, ठीक है। याद आ रहा होगा आप लोगों को, ए कॉम्प्लीमेंट को कॉम्प्लीमेंट ए होता था, दैट इज आइडेम्पोर्टेंट लॉ,
नाम नूम सब याद रखने भाई, गेट एग्जाम में आ जाएंगे, आपको फंसा देंगे फिर, है ना। मैथ द फॉलोइंग में पूछे जा सकते हैं, अभी तक तो नहीं पूछेंगे बट आने वाले टाइम में आ सकते हैं। बेसिक बेसिक सी बात है ना भाई, आपको आनी चाहिए। ठीक है, याद आ रहा है ना आपको, ए बार का बार दैट इज बट ए, क्वाइट इंपॉर्टेंट लो, आइए ठीक है। अच्छा जी, अब आ जाओ इधर फटाफट से, जो अंदर वाली खोल दोगे, रेड वाली खोल दोगे तो क्या बनेगा जी, ए इंटरसेक्शन बी बार इंटरसेक्शन सी का होल बार। इतना समझ आ रहा है? ठीक है जी, बस अब आपको पता है इसकी प्रोबेबिलिटी अगर मेरे को चाहिए, ठीक है कोई बात नहीं, मैं ज्यादा आलस नहीं करता, मैं दोबारा से नीचे लिख लेता हूँ। हाँ जी, तो अब मेरे को क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बार इंटरसेक्शन सी का होल बार। तो इट विल बी नथिंग बट 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बार इंटरसेक्शन सी, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बार इंटरसेक्शन सी। आपको पता है इंडिपेंडेंट इवेंट से सारे सारे फटाफट मल्टीप्लाई करा करके आंसर निकाल देंगे। ए क्या जी 1/2 है। ठीक है, देख रहे हो कितनी जल्दी आंसर निकला, कितनी जल्दी, नहीं तो आप फंस जाते हैं बिल्कुल। 1/2 मल्टीप्लाइड बाय बी बार क्या हो जाएगा जी 2/3, और सी क्या है जी 1/4। लो जी, तो 1 माइनस 1/12 दैट इज नथिंग बट 11/12। लो लो लो, नाना करते करते मैंने पूरा सॉल्व भी कर दिया आपके सामने। ठीक है, 11/12 इज द आंसर। देखा कितनी जल्दी काम हुआ, नहीं तो आप पेपर में फंस जाते, ये सब करते करते जान निकल जाती है आपकी, है ना। मैं इतना सब रूल्स और इतना सब कुछ करना पड़ता, टाइम बहुत लग जाता, हो जाता बट टाइम बड़ा लग जाता। ये तो डायरेक्ट है ना, इसमें तो मेरे ख्याल से करने की जरूरत नहीं है। हाँ जी, तो सीधा करते मैं इसका आंसर। ए बार क्या है जी, ए 1/2 है तो ए बार भी 1/2 है, बी बार क्या होगा जी 2/3, और सी बार क्या हो जाएगा जी 1/4। ठीक है, अच्छा जी, तो बस इसको सीधा मल्टीप्लाई कराओ, आंसर निकलेगा। कितना आएगा जी 1/12। ठीक है, अच्छा जी, अगला अगला क्या है जी, अगला है जी डी पार्ट, क्या कह रहा है, ए बार यूनियन बी बार इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या कह सकते हैं, ए बार यूनियन बी बार दैट इज नथिंग बट ए इंटरसेक्शन बी का होल बार। ये समझ आ रहा है? ये देखो मैं दिखाता हूं आपको, ए बार सॉरी ए बार यूनियन बी बार था ना भाई, तो ए बार यूनियन बी बार क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी का होल बार, दैट इज नथिंग बट ए बार यूनियन बी बार, है ना। डी मॉर्गन लॉ उल्टा और कुछ नहीं, है ना। और फिर क्या हो रहा है भाई, इंटरसेक्शन सी हो रहा है, मेरे को इसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो क्या टेंशन है भाई आपको, है ना। अब क्योंकि आपको पता है सभी इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, तो आप क्या करो, आप इसको ऐसे बोल दो, है ना। तो हम क्या देखो, ए इंटरसेक्शन बी और सी भी आपस में इंडिपेंडेंट निकलेंगे, कॉमन सेंस की बात है भाई, मेरे ख्याल से मेरे को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। अगर आपको दिक्कत लग भी रही है ना कि यहाँ पे ये सब क्या हो रहा है, तो आप क्या करो, जैसे मैंने यहाँ पे आपको सिखाया था, ए यूनियन बी बार मल्टीप्लाई बाय सी करके हमने ऐसे खोल दिया था, और दूसरा तरीका मैंने आपको क्या बताया था भाई, ए बार इंटरसेक्शन बी का होल बार कर लो मल्टीप्लाइड बाय सी कर लो, है ना। तो जैसे इस चीज को हमने ऐसे कर दिया था, तो आप वैसे कर सकते थे, अगर वही तो है, कुछ है ही नहीं भाई, क्यों टाइम वेस्ट करवा रहे हो आप मेरा, आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। सिंपल बात है भाई, ऐसा है ना, इतनी बात करो, ए इंटरसेक्शन बी और सी आपस में इंडिपेंडेंट होंगे, है ना। ये देखो पीछे देख के आओ, ये सब मैंने सिखाया आपको। अगर हमने ये देखा था ना कि ए और बी यूनियन सी इंडिपेंडेंट है, तो बी इंटरसेक्शन सी और ए भी तो इंडिपेंडेंट निकलेंगे, तो कॉमन सेंस की बात है ना। क्योंकि ए के होने या ना होने, ए और बी के होने या ना होने पे सी पे कोई इफेक्ट नहीं है, कॉमन सेंस की बात है भाई। ठीक है, तो मैं इसको चुपचाप से ये लिख देता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। ठीक है, तो अब आपको पता है भाई ये क्या हो जाएगा जी, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। तो ये क्या बन जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी आपको पता है, ए क्या है जी 1/2, बी क्या है जी 1/3, 1/2 इंटू 1/3, 1/2 इंटू 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 1/4। हाँ जी, तो फिर 5/6 इंटू 1/4, 5/20। ठीक है, 6 माइनस 1 दैट इज 5, 5/6 multiplied by 1/4, 6 for the 24, sorry for that, 6 for the 24। तो क्या आएगा इसका आंसर 5/24। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। आप मैं इसको एक स्क्रीन पे कर देता हूँ, फटाफट से नोट डाउन करो, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करूंगा। इसको फटाफट से नोट डाउन कर लो भाई। कर लिया नोट डाउन? अच्छा, शायद मेरे से यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे भाई देखो 2/3 था ना, तो फिर सी का भी कॉम्प्लीमेंट चाहिए था, है ना। ये देखो
यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट था, तो सी का कॉम्प्लीमेंट चाहिए था, तो 3/4 आना चाहिए था, सॉरी फॉर दैट। तो ये 3 भी कैंसिल हो जाता, तो हमारे पास इसका आंसर आता जी 1/4। ठीक है, प्लीज ये बस एक छोटी सी मिस्टेक थी। वैसे तो थोड़ा बहुत आप समझदार हो, अपने आप खुद कुछ कर सकते हो, हल्की बहुत छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, प्लीज कंसेप्ट पे जोर दिया करो, ज्यादा इतना मैथमेटिक्स में घुसने की जरूरत नहीं है, मतलब नंबर्स पे इतना ज्यादा नहीं जरूरत हमारे को तो कंसेप्ट क्लियर करने हैं। ठीक है, चलो ठीक है, दैट्स इट। तो अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप कर रहा हूँ। ठीक है, नोट डाउन कर लिया होगा आपने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अ लॉक कैन बी ओपन बाय एग्जैक्टली 1 की एंड पर्सन इज हैविंग 8 कीज। ठीक है, एक ताला है हमारे पास। ठीक है, दिस इज अ लॉक, से दिस इज अ लॉक, और इस लॉक को ओपन करने के लिए 8 कीज है हमारे पास। ठीक है, 8 कीज हैं, तो K1 K2 अप टू K8। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है खुलेगा ही सिर्फ एक ही की से, वो मैंने शायद नहीं लिखा है बट मैं आपको लॉजिकली क्वेश्चन समझा रहा हूँ। ठीक है, तो 2-3 की से नहीं खुल सकता, यहाँ पे असम्पशन है कि एक ही की से खुलेगा। 8 हमारे पास अलग कीज हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट लॉक गेट ओपन इन द 7th ट्राई इफ कीज आर यूज्ड विदाउट रिप्लेसमेंट और विद रिप्लेसमेंट। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 7th ट्राई में खोलना है। पहला क्वेश्चन तो है विदाउट रिप्लेसमेंट, दूसरा है विद रिप्लेसमेंट। तो पहले तो मैं आपको विद रिप्लेसमेंट बताता हूँ, दैट इज वेरी वेरी इजी, फिर विदाउट रिप्लेसमेंट की भी बात करूंगा। विद रिप्लेसमेंट का मतलब क्या है कि एक बार जो आपने की यूज कर ली तो आप उसको दोबारा भी यूज कर सकते हो। इससे तो ऑब्वियस ही बात है, बेवकूफी है, एक बार जब आपने की यूज कर ली तो उसको दोबारा क्यों यूज करोगे, है ना। आप तो अलग अलग की से खोलने की कोशिश करोगे। ऐसे समझो ताला है आपके पास 8 कीज हैं, आपको ओपन करना है लॉक, तो आप क्या करोगे, एक एक करके सबकी ट्राई करोगे। जब की 1 यूज कर लोगे तो आप उसको हटा दोगे ना, फिर की 2 से ट्राई करोगे, की 2 से नहीं खुला तो फिर उसको भी हटा दोगे, की 3 लगाओगे एंड सो ऑन। कॉमन से तो ये कहते हैं कि रिप्लेसमेंट के साथ नहीं चलना होता, हमारे को विदाउट रिप्लेसमेंट चलना होता है। लेकिन अगर क्वेश्चन कह रहे कि विद रिप्लेसमेंट है, मतलब की 1 आपने यूज कर ली, उसको आप दोबारा भी यूज कर सकते हो, तो ऑब्वियस सी बात है, मुझे बताओ क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि 7th ट्राई में हमारा लॉक खोलेगा। तो सीधी सी बात है भाई, आप कॉमन सेंस से समझ पा रहे होगे, ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स बन चुके हैं कि पहली ट्राई, दूसरी ट्राई, तीसरी ट्राई, तो ईच ट्राई इज इंडिपेंडेंट ऑफ वन अनदर। ईच ट्राई इज इंडिपेंडेंट ऑफ ईच ऑफ वन अनदर। ठीक है, या बस सिंपल लिख देता हूँ इंडिपेंडेंट, बस इतना बहुत है। ईच ट्राई इज इंडिपेंडेंट। ठीक है, हर एक ट्राई इंडिपेंडेंट है, ऐसा नहीं है कि पहली का आउटपुट दूसरे पे डिपेंडेंट है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है जी, तो अगर हर एक ट्राई इंडिपेंडेंट है तो हमारे को क्या चाहिए, 7th ट्राई में खुलना चाहिए ना। तो मतलब हमारे को प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है कि फर्स्ट ट्राई में फेल हुए, एंड सेकंड ट्राई में फेल हुए, थर्ड में भी फेल हुए, फोर्थ में भी फेल हुए, फिफ्थ में भी फेल हुए, सिक्स्थ में भी फेल हुए, सेवंथ में पास हो गए, ये हमारे को चाहिए। 1 2 3 4 5 6 ट्राई में फेल और 7वीं में पास। तो ऑब्वियस सी बात है भाई, ये सब क्या हो जाएगा जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल, फिर मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल, ये सारे का सारा एक जैसा ही है, तो ये पावर 6 मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ पास। ठीक है, आई थिंक आप समझ पा रहे होगे। ठीक है जी, तो फेल होने की क्या पॉसिबिलिटी है भाई, देखो एक ताले एक की से खुलना है, बाकी 7 से तो नहीं खुलना ना भाई, तो 7/8 पावर 6 ये फेल होने की प्रोबेबिलिटी है। मतलब 8 कीज थी, 8 में से आप कोई भी पिक कर सकते हो, उससे ताला खोल सकते हो। तो खुलने की प्रोबेबिलिटी क्या है, फेवरेबल तो एक है हमारे पास, कोई भी की होगी, और नॉट फेवरेबल क्या है, 7 कीज हैं जो नॉन फेवरेबल है। ठीक है जी, 7/8 बकवास बात है, आप समझ पा रहे हो, 7/8 पावर 6 मतलब ये सब फेल। और फिर पास तो सिर्फ एक ही की से हो सकता है, तो मतलब 1/8। तो ठीक है जी, तो 7 पावर 6 डिवाइडेड बाय 8 पावर 7, दिस इज माय फाइनल आंसर। अगर हम लोग कैसे चलते हैं भाई, विद रिप्लेसमेंट चलते हैं, तो ठीक है, आप आई थिंक समझ पा रहे हो। इंडिपेंडेंट तो सीधे प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई हो जाएगी, बकवास चीजें ये सब आपको पता है। ठीक है जी, अब सपोज करो कि अगर हम कहते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट, जो कि कॉमन सेंस कहते हैं कि विदाउट रिप्लेसमेंट ही चलना चाहिए था, तो सीधी सी बात है भाई, मैं यहाँ सारा दोबारा लिखूं क्या, वही चलो कोई बात नहीं भाई। अब आप वही बात है, फेल 1, फिर फेल 2, फेल 3, फेल 4, फेल 5, फेल 6 और पास 7। ठीक है, ऐसे करना है। तो फेल 1 की प्रोबेबिलिटी क्या है भाई, 7/8। ठीक है, अब वही बात है, यहाँ पे अब नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन थ्योरम चलेगी, क्योंकि अब ये सब डिपेंडेंट है एक दूसरे पे, इंडिपेंडेंट नहीं है। डिपेंडेंट क्यों है, क्योंकि पहले में फेल हुआ तो फिर दूसरी बारी जब आप लगा रहे हो सेम एक्सपेरिमेंट, तो फिर कीज हमारी कम हो चुकी है ना, एक की तो आप उड़ा चुके बीच में से, एंड सो ऑन। तो आप समझ पा रहे हो। तो अगर आप फिर भी लिखना चाहते हो तो मैं ऐसे लिखूंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल 1 मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल 2 गिवन फेल 1 मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल 3 गिवन फेल 1 एंड फेल 2 डॉट 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 डॉट। प्लीज आप अपने आप एक्सपेंड कर सकते हो, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम मैंने आपको जनरल सिखा रखी है पहले से। ठीक है जी, तो फेल 1 की प्रोबेबिलिटी क्या है भाई, 8 कीज थी, पहली मतलब नहीं खुला, फेल हुआ, तो मतलब 7/8 इज द प्रोबेबिलिटी। ठीक है, पहली बार फेल हो गए। अच्छा, अगली बार फेल हो तो आप देखो एक की आपकी घट चुकी है, तो अब 7 कीज हैं, उसमें से 6 की ऐसी है जो नहीं खोल पाएंगी, तो मतलब 6/7। फिर आप समझ पा रहे होगे भाई, अब आपके पास
6 ही कीज बची है तो 5/6, ये तीसरी ट्राई होगी। फिर चौथी ट्राई में हम क्या बोलेंगे जी, हमारे पास कितनी कीज बच रही होंगी, 5 कीज बच रही होंगी, क्योंकि एक की घटती जा रही है ना भाई, और उसमें से 4 ठीक है। फिर 4 बच रही होंगी, उसमें से 3 ठीक, मतलब हमारे को फेल करवाना, 1 2 3 4 5, छठा ट्राई और आएगा, और फिर 7वीं ट्राई में आपको ओपन करना है। तो लो जी, ये बन के आएगी। समझ में आया मैंने कैसे लिखा फटाफट से? देखो, पहली बार तो 8 कीज थी, उसमें से 7 में फेल हो सकते थे आप लोग, तो पहली बारी फेल हुए। दूसरी बारी फेल होने का मतलब अब आपके पास 7 कीज बची, उसमें से 6 चांसेस होंगे जो कि फेल करवाए, क्योंकि एक ही की से ताला खुल सकता था। फिर तीसरी बार फेल होने का मतलब अब आपके पास 6 की बची, 2 कीज तो आप उड़ा चुके हो ना, तो 2 बार फेल हो चुके, तो मतलब 2 कीज उड़ चुकी है। आई थिंक आप समझ पा रहे हो क्या ज्यादा बोले, इतना सिंपल क्वेश्चन है ना। तो अब जो काटना कूटना है वो काट लो फटाफट, ठीक है। लो जी, अब फिलहाल हमारे पास आंसर क्या निकलेगा जी, ये 2 से 2 भी उड़ जाएगा, तो 1/8 इज द आंसर, ठीक है। तो 1/8 पॉसिबिलिटी है कि 7th ट्राई में हमारा लॉक खुल जाएगा। आई थिंक समझ पा रहे होगे आप लोग, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन, ये सब कॉमन सेंस की बातें है ना। तो ये हमारा डिपेंडेंट इवेंट हो गया था, और ये इंडिपेंडेंट हो गया था। विद रिप्लेसमेंट चलोगे तो डिपेंडेंट है, सॉरी विद रिप्लेसमेंट चलोगे तो इंडिपेंडेंट है, और विदाउट रिप्लेसमेंट चलोगे तो डिपेंडेंट इवेंट है। आई थिंक समझ पा रहे होगे, सिंपल बात है। तो ये 76 पावर डिवाइड बाय 87 है नहीं भाई, 7 पावर 6 डिवाइड बाय 8 पावर 7 है, ठीक है। इतना भी वो मत करो आप लोग। तो ये कितना है जी, 7 पावर 6 डिवाइडेड बाय 8 पावर 7, ठीक है। चलो मैं इसको कर देता हूँ छोटा, आप कर लो फटाफट से नोट डाउन। ये एक स्क्रीन पे आ चुका है अब, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप कर रहे हैं, करें, ठीक है जी। 2 डाइस आर रोल्ड, even क्या है, गेटिंग 4 ऑन द फर्स्ट डाइस, E2 क्या है, सम ऑफ 2 डाइस इज 6, आर इवन एंड E2 इंडिपेंडेंट। ज्यादा टेंशन ही नहीं लेनी, ज्यादा मैथमेटिक्स में मतलब वो उसमें मतलब इंट्यूशन से और वो सब करने की जरूरत नहीं है आपको, जैसे मैं इंट्यूशन से समझाता रहता हूँ। सिंपल मैथमेटिक्स लगाओ, क्योंकि कंफ्यूजन आएंगे, मेरे को पता है क्वेश्चन अजीब है, दिक्कत आ सकती है। तो बेस्ट वे क्या है भाई, दो इवेंट E1 E2 को इंडिपेंडेंट कैसे प्रूव करते थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 दैट मस्ट बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। अगर आप ये करने में कामयाब हो गए तो मैं बोल दूंगा कि हाँ जी दोनों इंडिपेंडेंट है, अदरवाइज ये इंडिपेंडेंट नहीं होंगे, ठीक है। तो किसी तरीके से मेरे को जरा ये चीज कराओ। तो पहले तो ये बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 क्या होगी। देखो E1 इवेंट क्या है भाई, इंटरसेक्शन करके देख लेंगे और क्या होगा, 2 डाइस उछाले ना आपने, तो गेटिंग 4 ऑन द फर्स्ट डाइस, ठीक है जी, और सम ऑफ 2 डाइस इज 6, तो E1 इंटरसेक्शन E2 मतलब दोनों इवेंट इकट्ठे हो जाए, सम भी 6 आ जाए और 4 भी आ जाए फर्स्ट डाइस पे, तो सम 6 आएगा, तो मतलब 4 2, बस यही एक पॉसिबिलिटी और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो E1 इंटरसेक्शन E2 क्या हो जाएगी जी, देखो 2 डाइस उछाले ना, तो टोटल पॉसिबिलिटी कितनी है अभी सैंपल स्पेस में, अब क्या बोलूं मैं, 36, ये तो आपको पता है ना, 6 क्रॉस 6, तो पहले पे 1 से 6 तक नंबर सकता है, दूसरे पे भी 1 से 6 तक नंबर सकता है, तो उसमें से आपके पास सिर्फ एक ही फेवरेबल चॉइस है भी 4 2, बाकी कोई भी फेवरेबल नहीं है, तो 1/36 आ रहा है, ठीक है। ये आ रहा है जी E1 इंटरसेक्शन E2। अब E1 की प्रोबेबिलिटी क्या है जी, गेटिंग 4 ऑन द फर्स्ट डाइस, तो 2 सिक्के उछाले हैं, सॉरी 2 डाइस उछाले आपने, E1 है जी इवेंट गेटिंग 4 ऑन द फर्स्ट डाइस, तो फर्स्ट डाइस पे 4 आ जाए, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है भाई, है ना, 4 1 4 2, मतलब दूसरे पे हमारे को मतलब नहीं, दूसरे पे क्या है क्या नहीं है, तो 4 1 4 2 4 3 4 4 एंड सो ऑन अप टू 4 6, तो 6 पॉसिबिलिटी फेवरेबल में है, और टोटल कितनी है जी 6 है, तो टोटल 36 है, सॉरी, ठीक है। तो 6/36 दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। E2 की प्रोबेबिलिटी बताओ भाई, सम ऑफ द 2 डाइस इज 6, सम ऑफ 2 डाइस इज 6, तो 2 डाइस पे 6 आने का, सम 6 लाने का क्या क्या तरीका है, पहले डाइस पे 1 आया, दूसरे पे 5 आया, चुपचाप से लिख देना 5 1, ठीक है। मैं आपको बहुत बार इस टाइप के क्वेश्चन करा चुका हूँ। उसके बाद फिर पहले डाइस पे 2 आया, तो अगले डाइस पे 4 आना चाहिए, चुपचाप से 4 2 साथ साथ लिख दो। फिर पहले डाइस पे 3 आया, तो अगले डाइस पे भी 3 आना चाहिए। फिर पहले डाइस पे 4 आया तो आप कर चुके हो, 5 है तो आप कर चुके हो, 6 आप ला नहीं सकते, क्योंकि अगर आपने पहले डाइस पे 6 ले आए तो obvious सी बात है दूसरे डाइस पे आप 0 तो ला नहीं सकते, ठीक है जी। तो 5 तरीके ये आपको पता लग ही रहा है, हाँ जी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या होगी जी, 5/36, ठीक है। तो अब देखो भाई 1/36 ये था, तो 5/36 इंटू 6/36 इंटू 5/36, तो बात नहीं बनी, 6/36 को करना तो कर लो, 1/6 आ जाएगा ये, है ना। तो ये कहाँ से दोनों को मल्टीप्लाई करा करके 1/36 लाओगे, नहीं ला सकते, तो मतलब दोनों इंडिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, बिल्कुल सिंपल मैथमेटिकल वे में मैंने आपको प्रूव कर दिया, ज्यादा इतना डिटेल और ज्यादा वो सब करने की जरूरत ही नहीं होती, पेपर में कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रखना किसी भी चीज का, सिंपल क्लैरिकल तरीके से करके आना क्वेश्चन को, ठीक है। एकदम सिंपल तरीके से मैंने आपको समझा दिया, कोई कंफ्यूजन नहीं, कुछ नहीं, कोई टेक्निकलिटी नहीं। 2 इवेंट्स को इंडिपेंडेंट कैसे प्रूव करना होता है भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 इज प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। कॉमन सेंस ज्यादा लगाओगे तो कई बार फंस भी सकते हो, तो बेटर है कि मत लगाना कॉमन सेंस, सीधी सी बात ऐसे करके आ जाना, ठीक है। आई थिंक आप समझ पा रहे होगे। अब सुनो मेरी बात, अब आप समझ चुके हो
पेपर का क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब मैं आपको थोड़ी सी नॉलेज देता हूँ, कॉमन सेंस से सोचो। पहले डाइस पे 4 आना चाहिए, और इवन इवेंट क्या है जी, फर्स्ट डाइस पे 4 आए। अच्छा E2 क्या है भाई, थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ आपको। E2 क्या है जी, सम ऑफ द टू डाइस मस्ट बी 6। अब एक बात ये बताओ, इवन हुआ या ना हुआ, इसका इफेक्ट E2 पे आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा जी। देखो अगर इवन हमारा ना हुआ तो हो सकता था कि इवन मतलब जो फर्स्ट डाइस था, मतलब फर्स्ट डाइस पे 4 नहीं आया, अगर मानते कि इवन नहीं हुआ तो हो सकता था कि फर्स्ट डाइस पे 6 आ जाता। अगर आपका फर्स्ट डाइस पे 6 आ जाता तो फिर जो E2 इवेंट था वो नहीं हो सकता भाई, क्योंकि सम 6 आ ही नहीं सकता। फिर सेकंड डाइस पे 0 थोड़ी लाओगे आप, सेकंड डाइस पे कुछ ना कुछ तो लाओगे। तो आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा मैं क्या कंक्लूड कर, बहुत डीप में बात है भाई, आप कोशिश करो समझने की। इसलिए मैं कह रहा था कॉमन सेंस से मत करना क्वेश्चन, पेपर में फंस सकते हो। बेटर है आप कॉमन सेंस लगाओ ही मत, है ना। सिंपल जो नंबरिंग वाली बात पता है, जब भी इंडिपेंडेंट इवेंट का क्वेश्चन आएगा, मैं बार बार समझा रहा हूँ, E1 इंटरसेक्शन E2 को देख लेना, E1 और E2 का मल्टीप्लीकेशन होना चाहिए बस। अगर आप कर पा रहे हो इस चीज को प्रूव, तो सीधी सी बोल देना दोनों इवेंट्स इंडिपेंडेंट है, अदरवाइज वो इंडिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, तो मैं एक बार और बोलता हूँ, देखो E1 और E2 इंडिपेंडेंट कब होता है, जब E1 के होने या ना होने से E2 पे कोई इफेक्ट ना है, E2 के होने या ना होने से E1 पे कोई इफेक्ट ना है। अब देखो E1 के होने या ना होने से E2 पे इफेक्ट नहीं आना चाहिए था, लेकिन अगर E1 के होने या ना होने से E2 पे कोई इफेक्ट नहीं आना चाहिए था, लेकिन अगर E1 नहीं हुआ तो नहीं होने पे मतलब 4 नहीं आया फर्स्ट डाइस पे, तो हो सकता था 1 2 3 से 1 2 3 5 या 6 में से कोई आ जाए। लेकिन एक ऑप्शन ये भी है ना 6 वाला, तो अगर इवन ना हुआ तो हो सकता था कि पहले डाइस पे 6 आ गया। अगर पहले डाइस पे 6 आ गया तो आप जितनी मर्जी कोशिश कर लो, आप E2 को हैपन नहीं होने दे सकते, मतलब E2 हैपन नहीं होगा फिर, है ना। तो मतलब इवन के ना होने से E2 हैपन नहीं हो रहा। डिपेंडेंसी आ रही है कि नहीं आ रही? चुपचाप से बोलना ये दोनों इंडिपेंडेंट नहीं है, मतलब दोनों डिपेंडेंट इवेंट, और हम मैथमेटिकली भी प्रूव करके आ चुके हैं। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, व्हाट इफ सम इज 7। इसी क्वेश्चन में ही मैं आपको बोल देता कि सम ऑफ टू डाइस इज 7, मतलब E2 इवेंट जो है वो ये है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, तो E2 इवेंट मतलब यहाँ पे मैं ये कहना चाह रहा हूँ, शॉर्ट में लिखा मैंने क्वेश्चन टाइम बचाने के लिए। E2 इवेंट क्या कह रहा है भाई, सम इज 7। ठीक है, और E1 इवेंट वही है जी 4 ऑन फर्स्ट डाइस। अब आप जरा बताओ अब क्या होगा। ठीक है, तो वही 2 डाइस उछाले एंड सो ऑन। तो अब आप जरा मुझे बताओ क्या ये दोनों इंडिपेंडेंट है या नहीं है, ज्यादा सोचना ही नहीं है। पेपर के हिसाब से पहले तो क्वेश्चन सोल्व करो, फिर मैं आगे बात करूंगा कॉमन सेंस वाली। E1 इंटरसेक्शन E2 प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 आना चाहिए। E1 इंटरसेक्शन E2 सम चाहिए 7, और E1 क्या है जी 4 आना चाहिए फर्स्ट डाइस पे। तो E1 और E1 इंटरसेक्शन E2 मतलब दोनों हैपन हो, दोनों कब हैपन होंगे, 4 आ जाए फर्स्ट डाइस पे और सम आ जाए 7, तो मतलब दूसरे डाइस पे 3 आना चाहिए, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ये आएगा जी सीधा 1/36। मेरे ख्याल से मेरे को बोलने की जरूरत नहीं, आप समझ पा रहे हो। E1 की प्रोबेबिलिटी 4 ऑन द फर्स्ट डाइस, तो अगेन 6/36 मैं अभी आपको बता के आया हूँ। E2 की प्रोबेबिलिटी सम 7 आना चाहिए, तो फटाफट बताओ सम 7 कैसे आ सकता है। देखो पहले डाइस पे बनाया तो दूसरे डाइस पे 6 चाहिए होगा, सम आ जाएगा। अच्छा जी, और फिर फटाफट से 6 1 साथ साथ लिख लेना, मैं आपको हमेशा से तो दिक्कत हो जाती है। नहीं तो 4 और 5 2 7 होता है। ठीक है जी, तो यहाँ पे लिख लेना 5 2, उसके बाद फिर 3, पहले डाइस पे अगर 3 आया तो फिर यहाँ पे 4 चाहिए हो गया, चुपचाप से लिख देना 4 3। अगले पे फिर फर्स्ट डाइस पे 4 आए वो मैं लिख चुका हूँ, 5 आए वो लिख चुका हूँ, 6 आए वो भी लिख चुका हूँ, तो कितने आए जी 6 फेवरेबल आया है। तो ठीक है जी, अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे भी 6/36। तो लो जी 1/6 1/6, तो 1/36 इज इक्वल टू 1/36। पक्की बात है दोनों इंडिपेंडेंट है। आई थिंक आप समझ पा रहे होगे। अब सुनो, अब ध्यान से सुनो, जो वहां पे प्रॉब्लम हो रही थी ना वो यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आएगी। मतलब अगर E1 ना हुआ तो E1 ना हुआ तो कोई भी नंबर आ सकता था 1 2 3 5 या 7। ठीक है, तो सम 7 आने की फिर भी प्रोबेबिलिटी हमारे पास बनती है। तो मतलब E1 हुआ या ना हुआ, इट हार्डली मैटर्स टू मी, E2 की प्रोबेबिलिटी उससे इफेक्ट नहीं होगी। ठीक है, मतलब फर्स्ट डाइस पे 4 आया या ना आया, इट हार्डली मैटर्स टू मी, मैं फिर भी सम 7 ला सकता हूं। इस बात को ढंग से समझने की कोशिश करो, बहुत डीप की बात है। अगर आप समझ गए तो समझ लो ठीक होगी बात, नहीं तो फिर वही बात है भाई, मैथमेटिकल तो मैंने करके दिखाई दी है, आप ये चीज कर पा रहे होगे। वहां कहां फंस रहे थे, 6 में फंस रहे थे ना, क्योंकि हमारे को सम 6 चाहिए था। तो जब मैंने बोलता कि E1 अगर नहीं हुआ तो एक चांस ऐसा था जब वहां पे E1 नहीं हुआ, तो मतलब फर्स्ट डाइस पे 6 आ सकता था। अगर 6 आ जाता तो फिर मैं बोल देता कि E2 नहीं होगा, तो मतलब अगर E1 नहीं हुआ तो फिर E2 नहीं होगा, डिपेंडेंसी थी। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, E1 हो या ना हो, इवेंट E1 हो या ना हो, E2 हमारा फिर भी हो सकता है। आई थिंक एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा अगर मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि 4 ना आए फर्स्ट डाइस पे मुझे कोई दिक्कत नहीं, ना लो ना 4, है ना। उसके अलावा क्या क्या ला सकते थे, देखो फर्स्ट डाइस पे आप क्या क्या ला सकते थे, 4 अगर नहीं चाहिए था तो 1 2 3 6 और 5, देखो 1 2 3 6 5 में से
आप कुछ भी ला सकते थे, और जो भी लाते तो भी मैं सम 7 ला सकता था। तो थिंक समझ में आ रहा होगा भाई, पक्की बात है ये इंडिपेंडेंट बनेंगे, मतलब इवन हो या ना हो, इट हार्डली मैटर्स, E2 पे कोई इफेक्ट आएगा, और E2 हो या ना हो, E1 पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, एंड सो ऑन। प्लीज कोई बात है, जितने ये इंट्यूशन से समझना इतना इजी नहीं है, इसलिए तो मैंने कहा ना कि नंबर से करो और काम खत्म करो। खेल ही सारा नंबर्स का है, मैथमेटिक्स होता क्या है, नंबर्स। तो नंबर्स अगर कर रहे हो तो बस खत्म कहानी। तो E1 इंटरसेक्शन E2 हमने चेक कर लिया, E1 मल्टीप्लाई बाय E2 आ रहा, तो बस ठीक है, दीज आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, बस दैट्स इट। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। चलो जी, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कैन बी इंडिपेंडेंट, बताओ जरा मुझे, क्या दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स इंडिपेंडेंट हो सकते हैं कभी भी? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहने का मतलब क्या है, जैसे देखो ए और बी मैं कहता हूं कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, तो इसका मीनिंग क्या है भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दैट मस्ट बी इक्वल टू 5। और डेफिनेशन दोहराना, मैंने आपको क्या सिखा रखा है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होता, मतलब अगर ए हैपन होगा तो बी कभी भी हैपन नहीं होगा, और बी हैपन होगा तो कभी भी ए हैपन नहीं होगा। तो नाम से समझ में आ रहा है भाई ये डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट कभी नहीं हो सकते। टू म्यूचुअली इवेंट्स कैन बी इंडिपेंडेंट, नेवर। ठीक है, आप कोई भी आप दो म्यूचुअली इवेंट्स पकड़ लो, वो इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते। ठीक है, हाँ अब वही बात है, अगर वो सेम हो गया, जैसे एक केस बन जाएगा ऐसा, जबरदस्ती की, वही बात जबरदस्ती की अगर आप कोशिश करते हो, तो अगर ए इवेंट हमारे पास 5 है और बी इवेंट भी हमारे पास 5 है, तो ये दोनों इवेंट आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, और ये इंडिपेंडेंट भी आ जाएंगे। ठीक है, ये दोनों इंडिपेंडेंट भी आ जाएंगे। और इनफैक्ट अगर आप ये देखना चाहते हो, जैसे ए 5 ले लो और बी ले लो, से कोई भी इवेंट ले लो, से बी इज एनी इवेंट, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो अब आपको पता होगा कि ए और बी दोनों इंडिपेंडेंट आएंगे, एंड दीज आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आल्सो। ठीक है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस है ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, देखो ए इंटरसेक्शन बी आप करोगे तो क्या आएगा जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ए की प्रोबेबिलिटी, ए इंटरसेक्शन बी मतलब क्या होगा, सीधी सी बात है, जब कुछ कॉमन है, जब एक एम्प्टी आएगा तो दोनों में कुछ कॉमन ही नहीं निकलना। तो ये जब करोगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगी भाई, 0 मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, जो भी आ रही होगी उसको कर लेना। हाँ, आपको पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ आई क्या होनी है भाई, 0 ही होनी है, तो 0 इज इक्वल टू 0, बात बन रही है ना। तो ये कोई जरूरी नहीं कि दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कैन बी इंडिपेंडेंट, यस। ठीक है, तो वही बात है, थोड़ा सा मैंने घुमा के क्वेश्चन कराया और कुछ नहीं। ठीक है, तो ये हो सकते हैं, बट जनरली ऐसा नहीं होता। ठीक है, आप कोई भी मतलब सिंपल बात करो मैं, अगर तो दो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट्स अगर आप पकड़ोगे तो जनरली इंडिपेंडेंट नहीं निकलेंगे। तो अच्छा बोलूंगा तो मैं ऐसे कह सकता है कि दो नॉन एम्प्टी इवेंट्स है, ठीक है, बीच में से कोई एम्प्टी नहीं होना चाहिए। तो इफ वी हैव टू नॉन एम्प्टी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, देन दे विल बी नेवर इंडिपेंडेंट। ठीक है, आई थिंक आप समझ पा रहे हो मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन आता है गेट एग्जाम में, वही बात है भाई, फंसाने के लिए तो कुछ भी कर सकते हैं ना आपको गेट एग्जाम में। तो अगर आपके सामने सिंपल क्वेश्चन है कि टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कैन बी इंडिपेंडेंट, यस वी कैन हैव टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स व्हिच कैन बी इंडिपेंडेंट, है ना। जैसे आप एक एम्प्टी ले लो, अगर आपने एक इवेंट एम्प्टी ले लिया तो दूसरा आप जो मन करे आप वो ले लेना, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला मुझे, आप उनका इंटरसेक्शन करोगे तो फिर कोई बात है ये आ जाएगा, है ना। क्योंकि 5 जो है ना, जो कि एम्प्टी इवेंट है, वो हमेशा इंडिपेंडेंट रहता है किसी भी इवेंट के साथ। क्या बोलूं मैं, ये सब आप अपने आप से गैस कर पा रहे हो, क्योंकि 0 मल्टीप्लाई समथिंग इज 0 ओनली, इस वजह से ये हमेशा इंडिपेंडेंट रहेगा किसी के साथ, है ना, हर एक के साथ इंडिपेंडेंट रहेगा। ठीक है, तो प्लीज ये ध्यान रखना, टू म्यूचुअल एक्सक्लूसिव कैन बी इंडिपेंडेंट, यस, बट टू नॉन एम्प्टी म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट्स कैन बी इंडिपेंडेंट, नेवर। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं, टू नॉन एम्प्टी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कैन बी इंडिपेंडेंट, नेवर। कभी भी नहीं हो सकता ऐसा कि दो नॉन एम्प्टी म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट्स आपने पकड़ लिए तो वो इंडिपेंडेंट निकला है, दिस इज नेवर पॉसिबल। सिंपल बात करो, क्योंकि दो नॉन एम्प्टी है ना, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं वो, और वो नॉन एम्प्टी है। नॉन एम्प्टी तो मतलब उनकी कुछ ना कुछ तो प्रोबेबिलिटी रही होगी। तो मतलब जैसे इवेंट ए में मान लेता हूं विच इज नॉट इक्वल टू 5, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कुछ ना कुछ तो रही होगी, तो ऑब्वियस बात है वो नॉट इक्वल टू 0 रही होगी। अब बी इवेंट भी मैं ले लेता हूं विच इज नॉट इक्वल टू 5, है ना, तो मतलब उसकी भी कोई ना कोई प्रोबेबिलिटी तो रही होगी, है ना। तो b इज ऑल्सो सॉरी b इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 5, तो उसकी भी कोई प्रोबेबिलिटी रही होगी, तो मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ b इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि दोनों के दोनों नॉन एम्प्टी सेट है। लेकिन अब अगर मैं कहता हूं कि दोनों म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है, मतलब दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, तो पक्की बात है जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b हमारी 0 आएगी, क्योंकि a इंटरसेक्शन b विल बी, चलो स्टेप बाय स्टेप करूं, बेबी स्टेप से याद करता हूं ताकि चीजें आपके दिमाग में फिट रहें। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ 5, क्योंकि दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव थे, दैट विल बी इक्वल टू 0। लेकिन अभी मैं आपको समझा के आया हूं, दो इंडिपेंडेंट इवेंट्स कब होते हैं, जब दो उनका इंटरसेक्शन
उनकी प्रोबेबिलिटी की मल्टीप्लीकेशन आना चाहिए था। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जब आप मल्टीप्लाई कराते तो क्योंकि ये भी नॉन जीरो था, ये भी नॉन जीरो था, तो आंसर हमारा नॉन जीरो आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे जीरो आ रहा है। तो डायरेक्टली मैंने आपको प्रूव कर दिया कि अगर दो नॉन एम्प्टी म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट्स होंगे तो वो इंडिपेंडेंट कभी भी नहीं हो सकते, नेवर। हाँ, लेकिन ये क्वेश्चन आया कि दो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट्स कैन बी इंडिपेंडेंट, यस, क्योंकि दोनों में से कोई एक एम्प्टी हो सकता था। एम्प्टी हो गया तो हम काम कर जाएंगे। ठीक है, तो प्लीज ये ध्यान रखना भाई, है ना, ये चीजें आपको फंसा सकते हैं गेट एग्जाम में। ठीक है जी। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, देखो, इवेंट ए इज इंडिपेंडेंट टू एनी अदर इवेंट बी इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 1 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 0। ये बात एकदम ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0 होने का मतलब क्या है भाई, ये हमारा एम्प्टी सेट रहा होगा। ठीक है, मतलब ये एक ऐसा सेट है जो कि हमारे सैंपल स्पेस से बाहर है, या फिर हम वही बात है, सैंपल स्पेस से बाहर तो जा नहीं सकते। ज्यादा इतना मत पूछो भाई, कंफ्यूज हो जाओगे और कुछ नहीं। मतलब सिंपल बात मैं ऐसे कह सकता हूं कि एम्प्टी सेट की हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू मतलब सैंपल स्पेस की बात करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सैंपल स्पेस की बात कर रहे हो तो वो भी ऑब्वियसली बात है, वो इंडिपेंडेंट निकलेगा। आप किसी भी सेट को, किसी भी इवेंट को पकड़ लेना, और अगर आप एम्प्टी सेट की बात करो तो वो भी इंडिपेंडेंट निकलेगा, आप किसी भी इवेंट को पकड़ लेना। तो एम्प्टी, यू कैन से इफ इवेंट ई इज एम्प्टी, मैं ऐसे लिख सकता हूं ढंग से। इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करके ऐसे भी लिख सकता हूं। ठीक है, लिखूं कि वैसे आप यहीं से समझ पा रहे हो। देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अगर 0 है तो आप कोई भी इवेंट बी पकड़ लो, वो इसके साथ इंडिपेंडेंट निकलेगा। क्यों? क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जब आप करोगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी करोगे, और आप समझ पा रहे हो भाई ए इवेंट हमारा एम्प्टी होगा। अभी तो थोड़ी देर पहले प्रूव करके आया हूँ सारा, है ना। ए अगर एम्प्टी है तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। और क्योंकि ए अगर एम्प्टी है तो दोनों का इंटरसेक्शन भी एम्प्टी आएगा, तो दैट विल बी, और आपको पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ आई 0, तो 0 मल्टीप्लाई बाय समथिंग दैट इज नथिंग बट 0 ओनली। ठीक है, तो आई थिंक क्या बोलूं मैं, सब चीजें मैं आपको अपने आप से समझ में आ रहा होगा, ये बात एकदम ठीक है। ठीक है, तो अगर ए हमारा इंडिपेंडेंट इवेंट, इफ इवेंट ए इज इंडिपेंडेंट टू एनी अदर इवेंट बी इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 1 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 0। ठीक है, तो ये बात भी एकदम ठीक है। ये इफ वाली बात है ना, तो मतलब अगर ये चीज होगी तो ये चीज समझ में आता है ना भाई। देखो, ये एक्स, वही बात है, पी इफ क्यू का मतलब क्या होता था, क्यू इंप्लाइज पी। याद आ रहा है कि नहीं लॉजिक के हिसाब से। तो अगर ये कंडीशन ट्रू हुई कि पी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 1 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 0, तो हम ये चीज आराम से बोल के भाग सकते हैं कि इवेंट ए इज इंडिपेंडेंट टू एनी अदर इवेंट बी। वो हमेशा इंडिपेंडेंट निकलेगा। क्यों? क्योंकि कॉमन सेंस सोचो, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1 हुआ तो 1 मल्टीप्लाई बाय समथिंग इज दैट इज नथिंग बट समथिंग ओनली, है ना। अगर आपको ये प्रूव करना तो ये मैं कर देता हूं। वैसे तो कॉमन सेंस की बात है, आप समझ पा रहे होगे, बट स्टिल कोई बात नहीं, मैं एक बार दिखा देता हूं। देखो, मैं आपको बोलता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 1। ठीक है, तो मैं क्या कहता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कोई इवेंट है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये बात होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बनाने का मतलब सैंपल स्पेस है, सैंपल स्पेस है तो मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या बन जाएगी जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बन जाएगी। मतलब ए सैंपल स्पेस है, सैंपल स्पेस के ऊपर तो कुछ होता ही नहीं है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1 होने का मतलब क्या, 1 किसकी आती है, सैंपल स्पेस की आती है। तो इसका मतलब सैंपल स्पेस ही खुद बैठा है, तो बी क्या होगा, सबसेट होगा उस सैंपल स्पेस का। बी इवेंट है, जब कोई इवेंट होता है, एवरी इवेंट इज व्हाट, सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। तो ये भी इवेंट ही रहा होगा, तो ए मतलब बी इवेंट रहा होगा ना, तो बी विल बी सबसेट ऑफ दिस। तो ए इंटरसेक्शन बी करोगे तो बी आ जाएगा। ये पता कि नहीं पता भाई आपको, बी सबसेट ऑफ ए, तो ए इंटरसेक्शन बी करोगे तो बी उठ के आएगा क्या, नहीं आएगा? तो हमने लिख दिया। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपको पता है 1 है, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ये क्या है जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो इसका मतलब एलएचएस और आरएचएस दोनों बराबर है। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो मतलब ये दोनों इवेंट्स इंडिपेंडेंट रहेंगे। ठीक है, सिमिलरली जब आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0 लेके चले थे, मैं आपको अभी ऊपर प्रूव करके आ ही चुका हूं, है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0 लेने का मतलब क्या होगा, ए हमारा एम्प्टी सेट रहा होगा। तो आप कोई भी इवेंट बी पकड़ लो, मैं क्या बोलूंगा, ए इंटरसेक्शन बी विल इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। क्यों? क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, क्योंकि ए एम्प्टी सेट है तो दोनों का इंटरसेक्शन 5 आएगा, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपको पता है 0 है, 5 की हमारी प्रोबेबिलिटी 0 रहती है, तो 0 मल्टीप्लाई बाय समथिंग दैट इज नथिंग बट 0, तो 0 इक्वल टू 0 आ जाएगा, काम खत्म। ठीक है, तो दोनों ही बातें मैंने अब आपको प्रूव कर दिया। तो यहाँ पे लॉजिक स्टाइल में मैं ये कहना चाह रहा था कि पी इफ क्यू है तो क्यू इंप्लाइज पी होता है, तो दिस इंप्लाइज दिस थिंग होगा। तो मतलब अगर ये चीज हुई, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1 है या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0 है, तो वो इंडिपेंडेंट रहेगा किसी भी इवेंट बी के साथ, 100%। ये बात ठीक है, मैं भी आपको प्रूव करके आ चुका हूँ। मेरे ख्याल से मेरे को ज्यादा बार बार बोलने की जरूरत नहीं है, सिंपल कंसेप्ट था एकदम, आप पकड़ चुके होगे ये चीज। ठीक है, तो प्लीज ध्यान रखना। अच्छा, एक दो बातें मेरे मन में और आ रही है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अगर 1 है ना, तो ए को हम लोग बोलते हैं श्योर इवेंट। ठीक है, श्योर इवेंट, 100% श्योर, लिख लेना भाई, मैं ज्यादा नहीं लिखूंगा ना, श्योर इवेंट। और अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0 है तो मतलब वो एम्प्टी सेट है ना, तो हम उसको बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट, मतलब ऐसा इवेंट जो कभी हो ही नहीं सकता। ठीक है, आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, वैसे देखो सिंपल बात इतनी भी कर देता हूं मैं आपके पास, हमारे पास इवेंट क्या होता था भाई,
इवेंट इज नथिंग बट सबसेट ऑफ योर सैंपल स्पेस। तो कितने इवेंट्स बन सकते हैं, नंबर ऑफ इवेंट्स कितने बन सकते हैं भाई, ऑब्वियसली बात है सबसेट है ना सैंपल स्पेस का, तो वही बात आएगी 2 पावर सैंपल स्पेस की कार्डिनलिटी, है ना। हमारे सैंपल स्पेस में अगर 4 एलिमेंट है तो इवेंट क्या बनेगा भाई, इवेंट इज सबसेट ऑफ दिस सेट, है ना। तो सबसेट कितने सबसेट बन सकते हैं, एक ऐसे सेट के जिसके 4 एलिमेंट है तो 2 पावर 4। तो वो चीज मैंने रफली करके दिखा दी कि नंबर ऑफ इवेंट्स विल बी 2 पावर सैंपल स्पेस की कार्डिनलिटी, ठीक है। तो एवरी इवेंट इज सबसेट ऑफ दिस, हाँ जी। तो मेन बात क्या कहूंगा, श्योर इवेंट हमारे पास कितना होता है, एक होता है, दैट इज सैंपल स्पेस। और इम्पॉसिबल इवेंट भी क्या होता है भाई, इम्पॉसिबल इवेंट भी होता है एक, दैट इज 5। श्योर है जी 1, दैट इज सैंपल स्पेस इटसेल्फ, और इम्पॉसिबल इवेंट 1, दैट इज 5, ठीक है। तो बस, तो नंबर ऑफ इवेंट्स विच इज नीदर श्योर नॉर इम्पॉसिबल, दैट विल बी 2 पावर सैंपल स्पेस माइनस 2, ठीक है। तो ये ऐसे इवेंट है जो कि ना तो श्योर है और ना ही इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो इनकी प्रोबेबिलिटी नीदर 1 होगी नॉट 0 होगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल सच इवेंट्स विल बी नीदर 0 नॉट 1, ठीक है। आई थिंक बेसिक बेसिक से पॉइंट्स थे, मैंने फिर भी एक्सप्लेन आपको कर दिए हैं, आप प्लीज इन सबको नोट डाउन कर लो, ठीक है। समझ में आ गया ना, इवेंट इज सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, तो नंबर ऑफ इवेंट्स टोटल कितने बनेंगे भाई, 2 पावर सैंपल स्पेस की कार्डिनलिटी। श्योर इवेंट कितना होता है, सिर्फ एक होता है, दैट इज सैंपल स्पेस इटसेल्फ। इम्पॉसिबल कितना होता है, सिर्फ एक होता है, दैट इज एम्प्टी सेट 5। तो ऐसे कितने इवेंट्स होंगे जो कि ना तो श्योर है ना ही इम्पॉसिबल है, 2 पावर एस एस माइनस 2, है ना। तो 2 पावर एस एस माइनस 2 ये ऐसे इवेंट्स हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी ना तो 0 है ना ही 1 है, बस दैट्स इट, ठीक है। आई थिंक आप समझ पा रहे होगे, मैंने काफी बार रिपीट कर दिया, ठीक है, दैट्स इट। तो और ज्यादा इसमें करने की जरूरत नहीं है, आपने शायद ये सब नोट डाउन भी कर लिया होगा, नहीं किया तो भाई चलो फटाफट कर लो, यहाँ से शुरू हो जाओ, यहाँ तक कर लो नोट डाउन, उसके बाद फिर नीचे वाला पार्ट नोट डाउन कर लो, मैंने काफी बार रिपीट किया और ढंग से आपको समझाया भी है, ठीक है जी। तो अगला क्वेश्चन फिर नेक्स्ट क्लास में करें, है ना, फिर ज्यादा ही हो जाएगा। तो एक वीडियो और बनाऊंगा मैं उस फटाफट से, उसमें बाकी जो क्वेश्चन बच रहे हैं वो करा दूंगा मैं। अब दिखा देता हूँ, वैसे मैं आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 क्वेश्चन बच रहे हैं, ठीक है। ये 11 के 11 क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप कर लेंगे, ठीक है। चलो ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।